हाँ जी, सो बेसिकली अब अपन चालू करने जा रहे हैं कि अपन जो है करेंसी ऑप्शन से किस तरह से अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव चैप्टर का जो रिवीजन वीडियो डाला था मैंने यूट्यूब पे, बहुत डेप्थ में आपको जो है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन समझाया था। अच्छा, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई आपके पास राइट है, आपके पास राइट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर करेंसी किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। अच्छा, वापस मैं इधर बहुत डेप्थ में नहीं समझा रहा, अगर आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का कंसेप्ट नहीं पता है, आप डेरिवेटिव्स का रिवीजन वीडियो जाके देखो, 1 घंटा लेके मैंने आपको जो है कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का पूरा फंडा समझाया था। अच्छा, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास राइट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, करेंसी को सेल कर सकते हो एट स्ट्राइक प्राइस। अच्छा, इधर मैंने लिख भी रखा है, मैंने जो है इधर लिख भी रखा है कि भाई हमने क्या कर रखा है, डेरिवेटिव चैप्टर में इसको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, डेरिवेटिव चैप्टर में ही मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो कॉल ऑप्शन बायर होता है या फिर पुट ऑप्शन बायर होता है, मतलब मोटा मोटा जो ऑप्शन को बाय करता है वो क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा किसको, ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन बायर पेज प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर एज डिस्कस्ड इन द डेरिवेटिव चैप्टर इन डिटेल, ठीक है ना। तो रटना मत, रटना नहीं है अपने को जो है बेसिकली कंसेप्ट बहुत लॉजिकली कंसेप्चुअली समझने हैं। तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का आपको फंडा समझ में आता है, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का आपको फंडा समझ में आता है। अब अपन देखते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन से अपन किस तरह से हेजिंग करेंगे। तो लेट अस डिस्कस हाउ टू हेज यूजिंग करेंसी ऑप्शंस। इसको जो है काट के ऑप्शंस कर दो। ऑलराइट, मैं सबसे पहले आपको जो है एग्जांपल में ले चलता हूं, मैं सबसे पहले आपको जो है एग्जांपल में ले चलता हूं, ठीक है ना। ये स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सबसे पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। तो अपने क्वेश्चन बैंक का, अपने जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक का 42, क्वेश्चन बैंक का 42, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं अपन। देखो, एक्सवाइजेड लिमिटेड, एक बार आपने एग्जांपल कर लिया ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कर लिया, तो आपको जो है बेसिकली ऑप्शन से जब अपन किस तरह से हेज करते हैं समझ में आ जाएगा। एक्सवाइजेड लिमिटेड एक इंडियन फर्म है, विल नीड टू पे जापानीज येन 5 लाख ऑन 30 जून। तो एक इंडियन फर्म है, उसने क्या करा होगा, जापान से इंपोर्ट कराया होगा। अब मैंने जापान से इंपोर्ट कराया है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे पेमेंट करना है 5 लाख जापानीज येन का। इतनी बात समझ में आती है, आगे देखो। In order to in order to hedge the risk involved in the foreign currency transactions, the firm is considering two alternative methods। अच्छा, एक फॉरवर्ड मार्केट कवर एंड एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो है अपने आप को हेज करना है। अच्छा, हेज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है भाई, या तो हम क्या करें, या तो जो है बेसिकली हम फॉरवर्ड मार्केट में क्या करें, फॉरवर्ड मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन करके अपना रिस्क हेज करें, या फिर अपन जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करें। अब देखो क्या दे रखा है, मुझे पेमेंट कब करना है, मुझे जो है 30 जून को पेमेंट करना है। मैंने इंपोर्ट कराया है जापान से, जापान से जब मैंने क्या कराया, इंपोर्ट कराया, तो जापानी सेलर ने क्या बोला, जापानी सेलर ने बोला कि भाई देखो हमने आपको माल बेचा है, आप हमें क्या करोगे, 5 लाख येन का पेमेंट करोगे। मैं तो इंडियन फर्म हूँ, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में चलता है रुपया। मुझे पेमेंट क्या करना है, मुझे जो है जापानी येन का पेमेंट करना है 5 लाख। अब देखो, ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग कोटेशंस आर अवेलेबल, ठीक है ना। 1 अप्रैल को कोटेशन अपने को दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है, जापानी सीएन स्लैश INR। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई 1 रुपीज इक्वल्स टू कितने जापानी सीएन हमको बता रखे हैं। देखो, स्पॉट रेट की बात करें तो 1 अप्रैल की स्पॉट रेट मुझे बता रखी है, एंड मुझे बता रखा है 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आज अप्रैल चल रहा है, आज अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल मई जून, ठीक है ना। तो अप्रैल मई जून, तो इन लोगों ने कहा कि भाई जून का रेट क्या हो सकता है, जून का रेट अगर आप जो है आज के दिन पे कॉन्टैक्ट करते हो तो बेसिकली जून का रेट अपन जो है इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। यदि बात समझ में आती है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द चीपर हेजिंग अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले इन लोगों ने देखो क्या कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजेक्शन करके अपने रिस्क को कवर कर सकते हो। अब सुनो, 1 अप्रैल को आपको ये पता है कि भाई 30 जून को, मतलब 3 महीने बाद आपको जो है 5 लाख जापानी येन का पेमेंट करना है। आज के दिन पे आप क्या कर सकते हो, आज के दिन पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई अपना जो कोटेशन है वो कैसे दे रखा है, 1 रुपीज इक्वल्स टू इतने जापानी येन, इतने जापानी येन। अच्छा, मैं क्या हूं, मैं एक इंडियन फर्म हूं, मैं क्या हूं, मैं एक इंडियन फर्म हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास है रुपया, मेरे पास क्या है, मेरे पास है रुपया, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जापानी येन, ठीक है ना। तो मैं जब डीलर के पास जाऊंगा, मैं जब जो है डीलर के पास जाऊंगा, तो डीलर मुझसे रुपया खरीदेगा और जापानी येन क्या करेगा, मुझे बेचेगा। यही बात है ना। डीलर क्या करेगा, डीलर जो है मुझसे रुपया खरीदेगा, डीलर जो है मुझसे रुपया खरीदेगा और रुपया खरीदने के बदले में जापानी येन दे देगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, डीलर जब रुपया खरीदेगा, डीलर जब मुझसे रुपया खरीदेगा तो कम में खरीदेगा या फिर ज्यादा में खरीदेगा, सीधी सी बात है, वो कम से कम में खरीदना चाहेगा, वो जो है कम से कम में खरीदना चाहेगा। तो अपने पे रेट कौन सी लगेगी, अपने पे रेट लगेगी, ठीक है ना, 1.9726 JPY। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 1.9726 JPY के बेसिस पे क्या होगा, 1.9726 के 1.9726 के बेसिस पे जो है अपना क्या होगा, अपना जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा जाएगा। वापस समझ लेना, मैं एक इंडियन फर्म हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो रुपया, मेरे पास क्या है, मेरे पास है रुपया। अच्छा, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जापानी येन, मुझे क्या चाहिए, जापानी येन चाहिए। मैं डीलर के पास गया, मैं जो है डीलर के पास गया, डीलर क्या बोलता है, डीलर बोलता है कि देखो अगर हम आपसे रुपया खरीदेंगे तो 1.9726 पे खरीदेंगे, हम आपको अगर रुपया बेचेंगे तो 1.99 1.9923 पे बेचेंगे। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे पास है रुपया,
मेरे पास से रुपये, तो वो क्या करेगा, मुझसे रुपया खरीदेगा और रुपए के बदले में क्या देगा, जापानी सेन देगा। तो जब वो मुझसे रुपया खरीदेगा तो 1.9726 पे खरीदेगा। इतनी बात समझ में आती है। तो अपने पे रेट क्या लगेगी, अपने पे जो है रेट लगेगी 1 रुपीज इक्वल्स टू 1.9726 JPY। इतनी बात समझ में आती है आपको। अच्छा अब सुनो, मुझे JPY कितने चाहिए, 5 लाख JPY चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 5 लाख JPY चाहिए। तो 5 लाख JPY मुझे चाहिए मोटा मोटा। तो मेरा जो है रुपीज में आउटफ्लो कितना होगा, देखो 5 लाख डिवाइड बाय 1.9726। तो देखो ये रहा 5 लाख डिवाइड बाय 1.9726 करोगे तो आपका जो है अमाउंट निकल के आएगा 2,53,500। इसका मतलब क्या है कि आज के दिन पे अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका जो आउटफ्लो है, वो कितना होगा, 2,53,500 का। बात समझ में आ गई। अच्छा अब अपन बात करेंगे किसकी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। और अपन ये देखेंगे कि भाई चीपर कौन सा है, दोनों में से चीपर कौन सा है। अच्छा सुनो, अब मैं बात करता हूँ किसकी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। इसको मैं रब कर देता हूँ, बहुत लॉजिकली समझेंगे। देखो, द प्राइस फॉर द फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन द परचेज आर एस फॉलोज। स्ट्राइक प्राइस मुझे बता रखा है, ठीक है ना, कितना है, स्ट्राइक प्राइस है बेसिकली JY 2.125। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 2.125। अच्छा स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि भाई मैं जो है कॉल ऑप्शन भी खरीद सकता हूँ या फिर पुट ऑप्शन भी खरीद सकता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप अगेन एक चीज बताओ, कॉल ऑप्शन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, कॉल ऑप्शन का मतलब अभी मैंने आपको ये समझाया था कि भाई आपके पास राइट है, कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर करेंसी को एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे खरीद के आ सकते हो सेलर से। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास राइट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर करेंसी को सेल करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर करेंसी को आप बाय करके आ सकते हो, खरीद के आ सकते हो। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर करेंसी को आप जो है सेल करके आ सकते हो एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। अच्छा इधर आ जाओ, इधर मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, इधर अगर आप देखोगे तो आपको जो है क्वेश्चन बता रखा है कि भाई आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 2.125। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, अगर आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन परचेस करते हो, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा, कि भाई मैच्योरिटी पे आप जो है क्या कर सकते हो, 1 रुपया मैच्योरिटी पे जो है आप 1 रुपया बेसिकली खरीद के आ सकते हो सेलर से। आप जो है 1 रुपया खरीद के आ सकते हो सेलर से, किस रेट पे, 2.125 JPY से। अच्छा अगर आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, अगर आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन खरीदते हो, तो बेसिकली आपके पास राइट आता है कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रुपीज को मतलब 1 रुपीज को सेल करके आ सकते हो, किसको, सेलर को, एट 2.125 JPY। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं एक इंडियन फर्म हूं, मैं जो है क्या हूं, एक इंडियन फर्म हूं, और मेरे पास क्या है, मेरे पास रुपया है। मैं एक इंडियन फर्म हूं, इधर लिख लेते हैं अपन, मैं एक इंडियन फर्म हूं, मेरे पास क्या है, रुपया है, मुझे क्या चाहिए, JPY चाहिए। अच्छा कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास राइट है कि मैं 1 रुपया, मैं जो है 1 रुपया बेसिकली सेलर से इस रेट पे परचेस करके आ सकता हूं। ये तो है कॉल ऑप्शन। अच्छा पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन का मतलब ये है कि भाई मैं जो है सेलर को 1 रुपया बेच के आ सकता हूं इस पर्टिकुलर रेट से बेच के आ सकता हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास रुपया तो ऑलरेडी है, पड़ा है, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो बेसिकली JPY चाहिए, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई आप जो है कॉल ऑप्शन परचेस करोगे या पुट ऑप्शन परचेस करोगे। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके पास तो रुपया ऑलरेडी है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि भाई आप सेलर से 1 रुपया इस रेट से परचेस करके लेके आ सकते हो, लेकिन मेरे पास तो रुपया ऑलरेडी है, देयरफॉर कॉल ऑप्शन मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए काम का क्या होगा, पुट ऑप्शन। अच्छा पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन का मतलब मोटा मोटा ये होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है मोटा मोटा 1 रुपया सेलर को जो है इस रेट से बेच के आ सकते हो। तो 1 रुपया बेचोगे, 1 रुपया सेलर को जो है इस रेट से बेचोगे, तो सेलर क्या करेगा, आपको JPY देगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आज चल रही है 1 अप्रैल, मुझे क्या करना है, मुझे जो है 30 जून को पेमेंट करना है। अच्छा पुट ऑप्शन देखो, पुट ऑप्शन मुझे दे रखा है, पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मुझे बता रखा है, मुझे क्या बता रखा है, स्ट्राइक प्राइस बता रखा है। अच्छा मैं 3 महीने बाद क्या करूंगा, मैं 3 महीने बाद जो है बेसिकली 1 रुपया लेके जाऊंगा, किसके पास, 1 रुपया लेके जाऊंगा सेलर के पास, और 1 रुपया सेलर को दूंगा, और उसको वो क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा कि भाई तू मुझे 2.125 JPY दे दे। अच्छा अब सीधी सी बात यह है कि भाई मुझे टोटल JPY कितना चाहिए, मुझे जो है टोटल JPY चाहिए 5 लाख। तो अपन देख लेते हैं कि भाई 5 लाख JPY के लिए मेरे को जो है कितना रुपया देना पड़ेगा उसको। तो क्या करूंगा मैं, अगेन 5 लाख डिवाइड बाय 2.125 करो, तो देखो ये रहा 5 लाख डिवाइड बाय 2.125 करोगे तो आपका निकल के आएगा 2,35,294। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या करोगे, 2,35,934 रुपीज उसको दोगे, और उसके बदले में वो सेलर क्या करेगा, आपको जो है 5 लाख JPY दे देगा। क्या करेगा, 5 लाख JPY दे देगा, आप 5 लाख JPY लोगे एंड पेमेंट कर दोगे।
अच्छा, लेकिन इधर एक ट्विस्ट आता है, मैंने आपको समझाया भी था कि जब भी आप क्या करते हो, ऑप्शंस परचेस करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने ये कहा कि जो आपका पुट ऑप्शन है ना, जो आपका पुट ऑप्शन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है बेसिकली आपको बेसिकली प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, ₹1 पे, ₹1 पे 0.098 का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ₹1 पे आपको जो है 0.098 का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अपने केस में अगर आप देखोगे तो अपने केस में जो है रुपीस कितना निकल के आ रहा है, अपने केस में रुपीस निकल के आ रहा है 2,35,934, 2,35,934। तो मोटा मोटा सेलर क्या बोलता है, सेलर ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है मेच्योरिटी पे मुझे 2,35,934 रुपए देना, मैं आपको जो है 5 लाख जेपीवाई दे दूंगा, मैं जो है आपको क्या करूंगा 5 लाख जेपीवाई दे दूंगा। लेकिन आपको एक और चीज पता है, आपको एक और चीज पता है कि जब भी आप क्या करते हो, ऑप्शंस परचेस करते हो, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। लॉजिक 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 आप जो है डेरिवेटिव चैप्टर में जाके देख लेना, बहुत डेप्थ में मैंने समझा रखा है कि भाई अपन प्रीमियम क्यों पे करते हैं, अपन जो है प्रीमियम क्यों पे करते हैं, उसका लॉजिक आप समझ लेना। अब प्रीमियम की बात करते हैं, तो ₹1 पे जो सेलर है वो क्या कर रहा है, 0.098, ₹1 पे सेलर क्या कर रहा है, 0.098 का प्रीमियम चार्ज कर रहा है, राइट। मेरा टोटल रुपया कितना है, मेरा टोटल रुपया है 2,35,934, कितना है 2,35,934। तो बेसिकली 2,35,934 इंटू मैं करता हूँ 0.098, इंटू आपको करना है 0.098, तो आपका जो है प्रीमियम निकल के आ जाएगा। प्रीमियम का अमाउंट निकालो कितना आ रहा है, 2,35,000 करो इसको, 2,35,934 इंटू 0.098 करोगे तो आपको जो है बेसिकली ये निकल के आएगा 23,121.532। ये क्या है, जेपीवाई है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको क्या करना है, आपको जो है सेलर को प्रीमियम पे करना है, आपको जो है सेलर को बेसिकली 23,121.532 का क्या करना है, प्रीमियम पे करना है। अच्छा, डेरिवेटिव चैप्टर में मैंने आपको समझाया भी था कि जो प्रीमियम होता है वो बिगिनिंग में पे करा जाता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आज के दिन पे कॉल ऑप्शन परचेस कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल को जो है क्या कर रहे हो, 1 अप्रैल को पुट ऑप्शन परचेस कर रहे हो। अपने केस में 1 अप्रैल को आपने क्या करा है, 1 अप्रैल को पुट ऑप्शन परचेस करा है। अच्छा, 1 अप्रैल को आपने पुट ऑप्शन परचेस करा है इस स्ट्राइक रेट पे। अच्छा, मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर में समझाया भी था कि जो आपका प्रीमियम होता है वो बिगिनिंग में पे करा जाता है, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, जब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि भाई 1 अप्रैल को मुझे जो है 23,121.532 का क्या करना है, प्रीमियम पे करना है। अच्छा, अब मैं तो क्या हूँ, इंडियन फर्म हूँ, मैं क्या हूँ, इंडियन फर्म हूँ। अच्छा, आज के दिन पे मुझे सेलर को जो है 23,000 समथिंग का क्या करना है, प्रीमियम पे करना है, बेसिकली जापानीज करेंसी में। तो आज के दिन पे मैं क्या करूंगा, इतने अमाउंट की जापानीज करेंसी खरीदूंगा। अच्छा, तो 1 अप्रैल की आपको स्पॉट रेट बता रखी है, 1 अप्रैल की आपको क्या बता रखी है, स्पॉट रेट बता रखी है। अच्छा, 1 अप्रैल की स्पॉट रेट आपको बता रखी है। अच्छा, कोटेशन क्या दे रखा है, ₹1 इक्वल्स टू इतने जापानीज येन, ये आपको दे रखा है कोटेशन, राइट। ये आपको दे रखा है क्या, कोटेशन। आपको क्या चाहिए, आपको जो है जापानीज करेंसी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो है जापानीज करेंसी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है आज के दिन पे, मतलब 1 अप्रैल को 23,000 समथिंग का पेमेंट करना है। अच्छा, मेरी बात समझो, आपके पास क्या है, रुपया है, आपके पास क्या है, रुपया है। कोटेशन कहां पे दे रखा है, कोटेशन आपको जो है रुपया में दे रखा है। अच्छा, इस कोटेशन का मतलब क्या है, इस कोटेशन का मतलब ये कि सेलर क्या बोलता है, सेलर बोलता है कि भाई देखो मैं आपसे रुपया परचेस करूंगा इस रेट पे, और आपको जो है क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली आपसे रुपया परचेस करूंगा इस रेट पे, और आपको जो है बेसिकली जेपीवाई दे दूंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, आप जो है रुपया लेके किसके पास गए, आप जो है रुपया लेके डीलर के पास गए, सेलर के पास गए। तो अच्छा, सेलर क्या करेगा, आपसे रुपया खरीदेगा, सेलर क्या करेगा, आपसे रुपया खरीदेगा, किस रेट से खरीदेगा, 1.9516, मतलब वो बेसिकली कम से कम में खरीदना चाहेगा। तो मैं देख लेता हूँ क्या निकल के आएगा, 1.9516। तो मोटा मोटा सेलर क्या करेगा, आपसे रुपया खरीदेगा और आपको जो है बेसिकली 1.9516 जेपीवाई दे देगा। अच्छा, अपने को जेपीवाई कितना चाहिए, अपने को जो है जेपीवाई कितना चाहिए, देखो ये रहा 2312121.532। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि भाई आपको जेपीवाई कितना चाहिए, 23121.532। तो ₹1 के बदले में, ₹1 के बदले में वो आपको कितना जेपीवाई देगा, वो जो है बेसिकली आपको 1.9516 जेपीवाई देगा। अपने को जो है बेसिकली जेपीवाई कितना चाहिए, अपने को जो है जेपीवाई चाहिए 231.532। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, फंडा समझ में आया ना, फंडा समझ में आया। आप रुपया लेके किसके पास जाओगे, आप जो है रुपया लेके बेसिकली आप जो है रुपया लेके मोटा मोटा डीलर के पास जाओगे, सेलर के पास जाओगे, वो आपसे क्या करेगा, आपसे जो है रुपया खरीदेगा और आपको जो है बेसिकली 1.9516 कितना दे देगा, जेपीवाई दे देगा। अपने को जेपीवाई टोटल कितना चाहिए, 231 टू 1.532। तो उस केस में जो है आप रुपये का अमाउंट निकाल सकते हो क्या, कि भाई आप जो है कितना रुपया उसको दोगे। तो 231 टू 1.532 डिवाइड बाय 1.9516। तो देखो ये रहा, आपको जो प्रीमियम निकल के आएगा 11,815 का, 11,815 का क्या निकल के आया, आपका जो है प्रीमियम निकल के आ गया। यदि बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो टोटल आउटफ्लो अगर आप देखोगे, टोटल आउटफ्लो अगर आप देखोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 234,109 का। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आया कि भाई अगर आप क्या करते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उस केस में जो है आपका आउटफ्लो कितना होगा, 2,53,500 का। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उस केस में जो है आपका आउटफ्लो कितना होगा, 2,47,109 का।
तो इस केस में विचेवर इज लेस आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि भाई आप क्या करो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को प्रेफर करो। तो लॉजिकली अब आपको समझ में आ गया होगा फंडा कि भाई अपन जो है किस तरह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपना रिस्क को हेज करते हैं। बात समझ में आई आपको? ओके। अच्छा, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास राइट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, सेलर से एक पर्टिकुलर करेंसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट पे परचेज करके आ सकते हो। पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई अगेन आपके पास राइट है कि भाई आप क्या कर सकते हो, सेलर को ₹1 बेच के आ सकते हो, ₹1 बेच के आ सकते हो एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना। तो ये राइट क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, अगेन मैं जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं पता आपको तो डेरिवेटिव्स का रिवीजन वीडियो देखना। उसके बाद जो है बेसिकली हेजिंग यूजिंग करेंसी ऑप्शन में आना। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो मैंने आपको जो है पूरा फंडा समझा दिया कि भाई किस तरह से अपन को जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देख लो कि भाई अपन जो है स्टेप्स क्या करेंगे। अपने एग्जाम्पल में एक इंपोर्टर को क्या करना है, एक इंपोर्टर को $2 लाख पे करना है, एक इंपोर्टर को क्या करना है, $2 लाख पे करना है आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद हमें क्या करना है, $2 लाख का पेमेंट करना है। आज के दिन पे मतलब स्पॉटेड दे रखी है $1 = 80। आज के दिन पे स्पॉटेड दे रखी है $1 = 80। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही आता है, कि भाई कॉल ऑप्शन परचेस करें या पुट ऑप्शन परचेस करें, कॉल ऑप्शन परचेस करें या फिर पुट ऑप्शन परचेस करें। अच्छा, ये डिपेंड करता है करेंसी इन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन, डिपेंड करता है करेंसी इन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन। फॉर एग्जांपल, आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से दे रखा है, $1 = आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से दे रखा है कि भाई $1 = ₹84 पे, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्ट्राइक प्राइस कितना दे रखा है, $1 = 84। अच्छा, अपने को क्या करना है, $2 लाख का पेमेंट करना है, अपने को क्या करना है, $2 लाख का पेमेंट करना है। अब सवाल ये आता है कि मैं कॉल ऑप्शन परचेस करूं या पुट ऑप्शन परचेस करूं। तो मैंने क्या बताया, इट डिपेंड्स अपॉन द करेंसी इन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन। तो अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या बता रखा है, $1 = 84। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कॉल ऑप्शन परचेस करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है सेलर से डॉलर परचेस करके लेके आ सकते हो एट ₹84। अच्छा, अगर आप पुट ऑप्शन परचेस करते हो, तो आपके पास क्या है, आपके पास राइट है कि भाई आप सेलर को $1 बेच के आ सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैं इंपोर्टर हूं, मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे जो है क्या करना है, एक महीने बाद $2 लाख का रिक्वायरमेंट होगा। मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली एक महीने बाद मुझे जो है $2 लाख कहीं से लाने पड़ेंगे ताकि मैं क्या करूं, पेमेंट कर सकूं। अच्छा, ये जो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बताता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक साल बाद जो है $1 परचेस करके लेके आ सकते हो। तो मुझे इसकी बताओ कि भाई आप कॉल ऑप्शन परचेस करोगे या पुट ऑप्शन परचेस करोगे, सीधी सी बात है, आप जो है कॉल ऑप्शन परचेस करोगे। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई इफ इट इज गिवन इन डॉलर देन इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर कॉल ऑप्शन परचेस करेगा। अच्छा, कॉल ऑप्शन क्यों परचेस करेगा, मैंने आपको बता दिया। भाई आप एक इंडियन कंपनी हो, आप एक इंपोर्टर हो, आप इंडिया में रहते हो, आपके पास क्या है, रुपया है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कि भाई एक साल बाद आप जो है क्या कर सकते हो, $1 सेलर से ₹84 में परचेस करके लेके आ सकते हो। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता, अगर आपको जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता इस तरह से, ₹1 = $0.05, ठीक है ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपको जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होता ₹1 = $0.05, तो उस केस में आप क्या करते, कॉल ऑप्शन परचेस करते हैं, पुट ऑप्शन परचेस करते हैं। अगेन वही बात, ₹1 = $0.05 का मतलब क्या है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन अगर आप परचेस करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप ₹1 सेलर से इस रेट पे परचेस करके लेके आ सकते हो। अच्छा, अगर आप पुट ऑप्शन परचेस करते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ₹1 सेलर को जो है इस रेट से बेच के आ सकते हो। अच्छा, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, आपको रिक्वायरमेंट है डॉलर की, आपके पास क्या है, रुपया है। तो आप कॉल ऑप्शन परचेस करोगे या पुट ऑप्शन परचेस करोगे। मैंने आपको क्या बताया, कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि भाई आप ₹1 सेलर से परचेस करके लेके आ सकते हो। अच्छा भाई, मेरे पास तो रुपया ऑलरेडी है, तो मुझे क्या और रुपया परचेस करना है, क्या और रुपया आपको परचेस नहीं करना, मतलब आप कॉल ऑप्शन परचेस नहीं करोगे। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, ₹1 सेलर को इस रेट से बेच के आ सकते हो। तो मतलब क्या करोगे, आप जो सेलर को जो है ₹1 बेचोगे और सेलर क्या करेगा, फिर आपको जो है उसके बदले में डॉलर देगा। तो बेसिकली फिर आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन परचेस करना है। तो अगेन वही बात कि भाई इफ इट इज गिवन इन रुपीज, अगर आपको जो रुपीज में दे रखा है तो इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर जो है बेसिकली पुट ऑप्शन बाय करेगा। तो आपको जो है सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि भाई आपको जो है कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है। लॉजिकली अपन ने देख लिया। अच्छा देखो, स्टेप नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सीधी सी बात है, अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई अपने को कॉल ऑप्शन परचेस करना है या फिर पुट ऑप्शन परचेस करना है। ठीक है, तो एक बार स्टेप नंबर 2 समझने के लिए वापस आप स्टेप नंबर 1 समझना। मुझे जो है क्या करना है, $2 लाख का पेमेंट करना है एक साल बाद, मतलब मुझे एक साल बाद $2 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, मुझे जो है बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या बता रखा है, स्ट्राइक रेट बता रखा है कि भाई $1 = 85। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई मैं कॉल ऑप्शन परचेस करूं या पुट ऑप्शन परचेस करूं। कॉल ऑप्शन परचेस करने का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास राइट है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक साल बाद सेलर से $1 ₹85 में खरीद सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो यही रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन परचेस करूंगा। अच्छा, मेरे पास क्या है, रुपया है, मुझे डॉलर चाहिए, मेरे को जो क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो कॉल ऑप्शन यही बोलता है
कॉल ऑप्शन ये कहता है कि भाई 1 साल बाद आप क्या कर सकते हो, सेलर से $1.85 में खरीद सकते हो। अच्छा, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है? पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है $1 सेलर को जो है 85 की रेट से बेच के आ सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, मेरे पास डॉलर है क्या? मेरे पास डॉलर नहीं है, तो मुझे डॉलर खरीदना है, मुझे जो है डॉलर खरीदना है, तो खरीदने के लिए बेसिकली ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। बात समझ आ गई? तो अपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया कि भाई अपन क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे। अब स्टेप 2 पे आओ। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। सेलर जो है ना, सेलर बोलता है कि भाई देखो ठीक है, सेलर बोलता है कि भाई ठीक है, आप जो है मुझसे ऑप्शन कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, कॉल ऑप्शन परचेस करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। लेकिन सेलर ये बोलता है कि भाई देखो, मैं जो है कम से कम $100 का क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सेलर क्या बोलता है कि भाई देखो, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं जो है छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटे मोटे अमाउंट में नहीं खेलता। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको मुझसे जो है कॉल ऑप्शन परचेस करना है, तो कम से कम आपको जो है $100 का क्या करना पड़ेगा, कम से कम है जो आपको बेसिकली $100 का, कम से कम $100 का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई मुझे 1 साल बाद रिक्वायरमेंट कितने की है? मुझे जो है 1 साल बाद $2 लाख की रिक्वायरमेंट है, $2 लाख की रिक्वायरमेंट है। सर बोलता है कि भाई कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, $100 का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर बोलता है कि भाई अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आपको जो है $100 का कम से कम कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकता हूँ क्या? तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको ये निकल के आएगा 2000 कॉन्टैक्ट। क्या निकल के आया? 2000 कॉन्टैक्ट निकल के आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सेलर से मैंने आज क्या करा है, कॉल ऑप्शन परचेस करा है। सेलर से मैंने कॉल ऑप्शन परचेस करा है, ठीक है ना। अच्छा, किस रेट से करा है? $1 इक्वल टू 85 की रेट से करा है, और मैंने कितने कॉन्टैक्ट खरीदे हैं? 2000 कॉन्टैक्ट खरीदे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पे मैं क्या कर सकता हूं, सेलर से मैच्योरिटी पे मेरे पास राइट है, मैच्योरिटी पे मेरे पास राइट है, मतलब 1 साल बाद मेरे पास राइट है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है बेसिकली $1 सेलर से 85 रुपीज की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितना करा है? 2000 कॉन्ट्रैक्ट करा है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट में मोटा मोटा एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है बेसिकली डॉलर कितने हैं? 100। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि भाई मैंने जो है सेलर से $2 लाख, मैंने जो है सेलर से $2 लाख का क्या करा है? कॉन्ट्रैक्ट करा है। मैंने जो है क्या करा है, सेलर से इन टोटल $2 लाख का क्या करा है? कॉन्ट्रैक्ट करा है। मतलब 1 साल बाद जो है मोटा मोटा मैं सेलर से $2 लाख 85 की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूं। अच्छा, स्टेप 2 समझ में आ गया? स्टेप 2 क्या बोलता है? नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी एंटर कैसे निकालोगे? इनवॉइस अमाउंट अपॉन लॉट साइज। तो मैंने क्या करा, इनवॉइस अमाउंट लिया $2 लाख डिवाइड बाय लॉट साइज करा, तो मुझे ये पता चला कि भाई मेरे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। वेरी इजी, समझ में आ गई बात? अब अपन चलते हैं मैच्योरिटी पे। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन परचेस करते हो, तो आपको जो है क्या करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपने जो है आपने कितना प्रीमियम पे करा होगा? अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपने जो है मोटा मोटा 10,000 का एट द बिगिनिंग, मतलब 1 साल पहले जिस दिन आप क्या करते हो, जिस दिन आप बेसिकली कॉल ऑप्शन परचेस करते हो, उस दिन आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10,000 है। अब आ जाते हैं अपन मैच्योरिटी पे, 1 साल बाद पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन मैच्योरिटी पे। अपन को देखना है कि भाई मैच्योरिटी पे मेरा जो है आउटफ्लो कितना होगा, मैच्योरिटी पे जो मेरा आउटफ्लो है वो कितना होगा। सीधी सी बात है, जो आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेस करा है उसका तो प्रीमियम पे कर दिया ना, उसका तो आपने प्रीमियम पे कर दिया, वो तो आपका क्या होगा? आउटफ्लो होगा ही। तो प्रीमियम ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पेड ऑलवेज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बता भी दिया। तो अपने भी एग्जांपल में देखो, अपने भी एग्जांपल में जो मैंने प्रीमियम पे करा था 11,815 का, 11,815 का वो मेरा क्या है? आउटफ्लो है। अब सुनो, मैं 1 साल बाद पे आ गया, मैं जो है 1 साल बाद आ गया, मुझे क्या चाहिए? $2 लाख चाहिए, मुझे जो है $2 लाख चाहिए। मार्केट में आज की रेट चल रही है, अज्यूम करो $1 इक्वल्स टू ₹100। मतलब 1 साल बाद मार्केट में रेट क्या चल रही है? मार्केट में रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 100। अच्छा, मैंने जो है कॉल ऑप्शन परचेस कर रखा था, मतलब मेरे पास राइट क्या है? मेरे पास राइट है कि भाई मैं सेलर से क्या कर सकता हूँ? $1.85 की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, मार्केट में $1 आपको जो है ₹100 का मिल रहा है, लेकिन सेलर आपको जो है $1.85 में दे देगा, तो क्या आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? बिल्कुल आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। तो आप क्या करोगे? आप जो $2 लाख है, आप जो $2 लाख है वो 85 रुपीज की रेट से परचेस करके लेके आ जाओगे। तो आपने जो क्या करा, आपने जो बेसिकली $2 लाख है वो 85 रुपीज की रेट से परचेस करके लेके आ गए। तो देखो क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ अमाउंट कवर्ड थ्रू ऑप्शंस एज पर द स्ट्राइक रेट ऑफ ऑप्शन, अगर ऑप्शन इज एक्सरसाइज। तो अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो $2 लाख है, जो $2 लाख है वो आप 85 रुपीज की रेट से परचेस करके लेके आ जाओगे। मतलब 1 साल बाद आपका आउटफ्लो कितना होगा? 2 लाख इंटू 85 करो, तो 2 लाख इंटू अगर मैं 85 करता हूं तो ये निकल के आएगा आपका 1,70,00,000। कितना? 1,70,00,000। तो देखो, आपने 10,000 का प्रीमियम पे करा था, आपने क्या करा था? 10,000 का प्रीमियम पे करा था, प्लस आपने क्या करा? मैच्योरिटी पे 1,70,00,000, 1,70,00,000 का क्या करा? 1,70,00,000 का $2 लाख खरीदा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जो आपने आज की डेट पे प्रीमियम पे करा है, जो आपने बेसिकली आज की डेट पे प्रीमियम पे करा है, ठीक है ना, आपने जो है बेसिकली आज की डेट पे क्या करा है? प्रीमियम पे करा है। अच्छा, आज की डेट पे प्रीमियम पे करके आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा, इसका मतलब क्या है कि 1 साल बाद आपके पास राइट है कि आप $1 सेलर से 185 $1 सेलर से 85 रुपीज में परचेस करके लेके आ सकते हो। अब आपने 1 साल पहले प्रीमियम पे करा है, आपने क्या करा है? 1 साल पहले प्रीमियम पे करा है। अच्छा, 1 साल पहले जब आपने क्या करा? कॉल ऑप्शन परचेस करा, तो आपने प्रीमियम पे करा, प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, तो आपने क्या करा? आपने जो है मोटा मोटा ये प्रीमियम अकाउंट बैंक से लोन लिया, तो इस लोन पे क्या करोगे? इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो देखो क्या दे रखा है,
इंटरेस्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो जो भी आपने प्रीमियम पे करा है, जो भी आपने क्या करा है प्रीमियम पे करा है, उस पर आप क्या करोगे, उस पर जो है आप बेसिकली इंटरेस्ट का भी पेमेंट करोगे, क्योंकि अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपके पास जो है प्रीमियम पे करने के लिए भी अमाउंट नहीं था, तो आपने 10,000 रुपीज बैंक से जो है लोन लेके क्या करा था, प्रीमियम पे करा था। अच्छा, बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को जो है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1 साल का, बैंक को जो है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 1 साल का। अच्छा, अपने एग्जाम्पल में ये जो अपने 11,000 का प्रीमियम पे करा था, इस पर अपने इंटरेस्ट का अमाउंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी थी, मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी थी। अगर मुझे इंटरेस्ट की रेट दे रखी होती तो मैं क्या करता, मैं जो है मोटा मोटा इंटरेस्ट का भी अमाउंट आउटफ्लो में क्या करता, इंक्लूड करता। बात समझ में आई आपको? अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। अज्यूम करते हैं कि भाई एक साल बाद डॉलर की रेट कितनी चल रही है, एक साल बाद डॉलर की रेट चल रही है 60 रुपीज, एक साल बाद डॉलर की रेट चल रही है 60 रुपीज। अच्छा, एक साल बाद आप मार्केट में जो है $1 को 60 रुपीज में परचेस करके लेके आ सकते हो। अच्छा, आपने कॉल ऑप्शन भी परचेस कर रखा है, आपने कॉल ऑप्शन भी क्या कर रखा है, परचेस कर रखा है। कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट क्या है कि भाई आप सेलर से $1 85 में परचेस करके लेके आ सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? अरे भाई, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे आप। क्यों एक्सरसाइज नहीं करोगे? जब बेसिकली मार्केट में $1 60 का मिल रहा है, तो आप जो है सेलर से 85 में क्यों लेके आओगे, सेलर से 85 में क्यों लेके आओगे? तो उस केस में जो है आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। तो लोगों ने देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर आप जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, डॉलर खरीद के लेके आओगे एज पर द स्पॉट रेट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैच्योरिटी पे मतलब 1 साल बाद जो स्पॉट रेट चल रही होगी, उससे उससे क्या करोगे, डॉलर खरीद के लेके आओगे। तो उस केस में क्या होगा, 2 लाख इंटू 60 करूंगा मैं, 2 लाख इंटू क्या करूंगा, 60 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 1,20,00,000 का आउटफ्लो। बात समझ आ गई? तो आपको सीधी सी बात ये पता है कि जो आपका ये कॉल ऑप्शन होता है, ये जो पुट ऑप्शन होता है, ये क्या होता है, आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास क्या है, राइट है। और राइट क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, डेरिवेटिव चैप्टर में आप जाके समझ सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अच्छा, एक और चीज देखो, अब जो है आपको एक और चीज समझाता हूँ। तो मोटा मोटा मैच्योरिटी पे जो आपका प्रीमियम है वो आउटफ्लो होगा, प्रीमियम पे इंटरेस्ट है आपका आउटफ्लो होगा, प्लस बेसिकली आप ये देखोगे कि अगर आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो या फिर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, तो जो भी स्ट्राइक रेट है उससे आउटफ्लो होगा। या फिर आप अगर आप जो है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उस केस में मैच्योरिटी डेट पे जो रेट चल रही होगी, उस रेट पे क्या करोगे, उस रेट पे डॉलर खरीद के पेमेंट करोगे। तो 1 साल बाद आपको जो है $2 लाख का चाहिए था अमाउंट, 1 साल बाद आपको जो है $2 लाख का क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था। मार्केट में जो है $2 लाख आप क्या कर सकते हो, 60 रुपीज में परचेस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, $2 लाख को 60 रुपीज में परचेस करोगे, सिंपल। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना। अब एक ट्विस्ट देखते हैं अपन, अब जो है एक छोटा सा क्या करते हैं, ट्विस्ट देखते हैं। सबको सेम है, लेकिन जो लॉट साइज है वो कितना हो गया, लॉट साइज है वो हो गया $80 का। सेलर क्या बोलता है, सेलर बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको हमसे क्या करना है, कॉल ऑप्शन परचेस करना है, तो बेसिकली हमारा मिनिमम लॉट साइज कितना है, 80 है। अच्छा, मिनिमम लॉट साइज कितना है आपका, बेसिकली 80। तो इसको जो है मैं क्या करता हूँ, इसको जो है आप क्या कर दो, 90 कर दो। इसको जो है क्या करता हूँ मैं, लॉट साइज कर देता हूँ 90। तो सेलर बोलता है कि भाई देखो, हमारा मिनिमम लॉट साइज कितना है, मिनिमम लॉट साइज है $90 का। अच्छा, मेरा टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है, अगर आपका जो है टोटल इनवॉइस अमाउंट देखोगे $2 लाख। सेलर बोलता है कि भाई हमसे आप जो है क्या कर सकते हो, मिनिमम एक कॉन्टैक्ट कर सकते हो $90 का। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं अपन, आ जाओ। 2 लाख डिवाइड बाय 90 करा मैंने, 2 लाख डिवाइड बाय 90 करा तो कितना निकल के आया, ये 2222.22 कॉन्टैक्ट्स निकल के आए। ठीक है ना, मतलब बेसिकली डेसिमल्स में कॉन्टैक्ट आ गए, क्या आ गया, डेसिमल्स में कॉन्टैक्ट आ गए। आज देखो क्या बोलता है ये पॉइंट। स्टेप नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कैसे निकालोगे, इनवॉइस अमाउंट अपॉन लॉट साइज। मैंने क्या करा, इनवॉइस अमाउंट अपॉन लॉट साइज करके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकाल लिया। फिर देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपको कोई डेसिमल पार्ट आता है, उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो एनी फ्रैक्शन पार्ट या डेसिमल पार्ट को अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मोटा मोटा अपन क्या करेंगे, ये जो आपका डेसिमल पार्ट है ना, इसको आप इग्नोर कर दोगे, इसको जो है आप इग्नोर कर दोगे। तो आपको जो है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने होंगे, 222 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, 2222 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आपने क्या करा, आज की डेट पे आपने जो है 2222 कॉन्टैक्ट्स कर लिए, 2222 कॉल ऑप्शन क्या करे, परचेस करे। मैच्योरिटी पे इसका मतलब क्या है, मैच्योरिटी पे इसका मतलब ये है कि भाई आप 2222 इंटू 90, भाई एक कॉन्टैक्ट में $90 है ना, तो मैच्योरिटी पे आप क्या कर सकते हो, मैच्योरिटी पे 2222 इंटू 90 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,999,80 $। मतलब मोटा मोटा मैच्योरिटी पे आप जो है $1,999,80 सेलर से जो है क्या कर सकते हो, सेलर से जो है 85 रुपीज में परचेस करके लेके आ सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, आपको रिक्वायरमेंट है $2 लाख की, आपको जो है रिक्वायरमेंट $2 लाख की है। लेकिन जो आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, $1,999,80 जो है सेलर से परचेस करके लेके आ सकते हो। तो बाकी का अपन क्या करेंगे, तो बेसिकली अपना पॉइंट क्या कहता है, अपना ये पॉइंट कहता है कि भाई बाकी का जो बेसिकली कवर नहीं हो पाया, जो बेसिकली कॉल ऑप्शन से कवर नहीं हो पाया, ऑप्शन से कवर नहीं हो पाया, उसका अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आज की डेट पे मतलब जिस दिन आपने कांटेक्ट करा है, उस दिन आपको ये पता चल गया कि भाई आपने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कितने करे हैं, 2222 करे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई मैच्योरिटी आप क्या कर सकते हो, $1,999,80 सेलर से परचेस करके लेके आ सकते हो। लेकिन मैच्योरिटी पे आपको जो है $2 लाख चाहिए, तो कितना रह गया भाई, 2 लाख माइनस ये करो, 2 लाख माइनस 1,999,80 करो। तो मुझे ये पता चला कि भाई $20 जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, $20 मुझे और खरीदने पड़ेंगे। भाई सीधी सी बात है, मैच्योरिटी पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलर से $1,999,80 परचेस करके लेके आ सकता हूँ, मेरे पास राइट है।
लेकिन बाकी $20 का क्या, बाकी $20 का क्या, क्योंकि मुझे मैच्योरिटी पे तो $2 लाख चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं कि जो भी आपको ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, जो भी आपको ये फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आज के दिन पे जब मैंने क्या करा है, कॉन्टेक्ट करा है, आज के दिन पे जब मैंने क्या करा है, ऑप्शन कॉन्टेक्ट करा है, तो मुझे ये पता है कि भाई 1,999,80 तो मेरा जो है कॉल ऑप्शन से क्या है, कवर्ड है। मेरा क्या है, कॉल ऑप्शन से कवर्ड है। कॉल ऑप्शन से कवर्ड का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन से कवर्ड का मतलब ये है कि भाई मेरे पास राइट है कि भाई इतने डॉलर तो मैच्योरिटी में मैं सेलर से $1 इक्वल टू 85 की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूं। तो बाकी जो $20 है उसका मैं क्या करूंगा, उसका जो है आप क्या करोगे, आज की रेट पे फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे। आज की रेट पे क्या करोगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे। तो आज की रेट बोले तो स्पॉट रेट, जिस दिन आपने क्या करा है, कॉल ऑप्शन परचेस करा है, जिस दिन आपने कॉल ऑप्शन परचेस करा है उस दिन पे आप क्या करोगे, उस दिन पे जो है आप $20 का फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करोगे। एंड फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि भाई आज के दिन पे आप कॉन्टेक्ट करोगे कि भाई 3 महीने बाद जो है आप ये $20 किसी पर्टिकुलर रेट से बेसिकली परचेस करके लेके आओगे। बात समझ में आ गई आपको। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट की रेट आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। तो उन लोगों ने वही कहा कि भाई एनी फ्रैक्शन पार्ट अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट लेना पड़ेगा। अब देखो नीचे वही चीज दे रखी है, कि मैच्योरिटी पे जितना आपने क्या करा है, जितना आपने बेसिकली कॉल ऑप्शन से अमाउंट कवर कर रखा है वो तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक रेट से परचेस करके लेके आ जाओगे। बाकी बैलेंस क्या करोगे, बाकी बैलेंस पार्ट जो है बेसिकली आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट से, बाकी बैलेंस पार्ट जो है आप क्या करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट से परचेस करके लेके आओगे। अब एग्जांपल से देख लेते हैं, सुनो। अब जो है अपन एग्जांपल से देख लेते हैं। आज की रेट पे मैंने क्या करा, आज की रेट पे मैंने बेसिकली $1,999,80 का तो कॉल ऑप्शन क्या करा, कॉल ऑप्शन परचेस कर लिया, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, $1 को 85 रुपीज से 85 की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूँ। अच्छा, मैंने $20 का क्या करा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करा। आज की रेट पे मैंने क्या करा, $20 का फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट करा। किस रेट से करा, $1 इक्वल्स टू, इधर मैं लिखता हूँ, $1 इक्वल्स टू 87 की रेट से करा। मतलब आज के दिन पे मैंने क्या करा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर लिया कि भाई मैं एक साल बाद ये जो $20 है ना, 87 की रेट से परचेस करके लेके आ जाऊंगा। अब सुनो, मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, एक साल बाद की बात करते हैं। एक साल बाद मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, एक्सचेंज रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 90, $1 इक्वल्स टू 90। अब मुझे एक चीज बताओ, एक साल बाद आपको $2 लाख की रिक्वायरमेंट है, एक साल बाद आपको जो है $2 लाख की रिक्वायरमेंट है। मार्केट में $1 आपको जो है कॉस्ट पड़ रहा है 90 का। मार्केट में अगर आपको $1 खरीदना है तो 90 का पड़ रहा है, लेकिन बेसिकली आपने कॉन्टेक्ट कर रखा है सेलर से कि भाई आप जो है 85 में परचेस करके लेके आ सकते हो। तो आप क्या कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल अपन क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अपन क्या करेंगे, बिल्कुल जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, 10,000 का तो आपको क्या होगा, 10,000 का तो आपका प्रीमियम जाएगा ही भाई, आपकी जेब से 10,000 का प्रीमियम तो गया ही। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इस 10,000 पे ₹100 का इंटरेस्ट है, डन है। अच्छा, मैंने क्या कर रखा था, सेलर से कांटेक्ट कर रखा था, कितने का, मैंने जो है बेसिकली सेलर से कांटेक्ट कर रखा था 2222 नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कर रहे थे, 2222 नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट करे थे। एक कॉन्टेक्ट में $90 है, एक कॉन्टेक्ट में $90 है, तो कितना निकल के आ जाएगा ये 2222 इंटू $90। इसका मतलब क्या है भाई, $1,999,80। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलर से $1,999,80 85 की रेट से परचेस करके लेके आ सकता हूँ। तो आ जाओ अपन लेके आएंगे 1,999,80 मैं क्या करूंगा, 85 की रेट से परचेस करके लेके आऊंगा। तो इंटू मैंने क्या करा, 85 करा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आउटफ्लो कितना होगा, 1,69,98,300। इसका मतलब क्या है कि भाई मैच्योरिटी पे आपको इतने डॉलर तो मिल गए, मैच्योरिटी पे जो है आप इतने डॉलर सेल से परचेस करके लेके आ गए। बाकी बैलेंस $20 का क्या, तो सीधी सी बात है, बाकी बैलेंस $20 आप जो है 87 की रेट से क्या कर लोगे, परचेस कर लोगे, क्योंकि इनिशियली आपने फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर रखा था, फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट कर रखा था। तो बाकी जो $20 है मैं 87 की रेट से परचेस कर लूंगा। देखो ये रहा, बाकी जो $20 है आप क्या करोगे, 87 की रेट से परचेस करके लेके आओगे। तो 20 इंटू 87 कितना होता है, 1740। तो ये आपका निकल के आ गया टोटल, ये जो है मोटा मोटा आपका निकल के आ गया टोटल आउटफ्लो ऑन मैच्योरिटी। अब आई थिंक आपको लॉजिकली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब आपको जो है लॉजिकली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो जब भी आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को परचेस करते हो, जब भी क्या करते हो आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का परचेस करते हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि भाई मैच्योरिटी पे जो है आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है या फिर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अच्छा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करोगे, तो सीधी सी बात है, आपको क्या कंपेयर करना है, आपको ये कंपेयर करना है कि भाई मैच्योरिटी पे उस दिन पे जो है बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, एंड आपका जो बेसिकली ऑप्शन का स्ट्राइक रेट है वो क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप कंपेयर करके क्या कर सकते हो, कंपेयर करके ये देख सकते हो कि भाई जो है आपको ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। लॉजिकल। अच्छा, अब अपन अज्यूम करते हैं, कि भाई इसी एग्जांपल में मैच्योरिटी पे जो एक्सचेंज रेट है वो आपको दे नहीं रखी, मैच्योरिटी पे जो एक्सचेंज रेट है वो दे नहीं रखी। अब सीधी सी बात है, मैच्योरिटी पे एक्सचेंज रेट दे नहीं रखी, तो मैं जो है ये नहीं पता लगा सकता कि भाई मैंने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। भाई अगर मुझे मैच्योरिटी पे डॉलर की रेट देता है 100, तो मुझे सीधी सी बात है, ये पता है कि मार्केट में जो है $1 100 पे मिल रहा है, मैं जो है $1 85 पे परचेस करके लेके आ सकता हूं। तो सीधी सी बात मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। अगर बेसिकली डॉलर की रेट क्या चल रही है, डॉलर की रेट चल रही है $1 इक्वल टू 60, एक साल बाद जो है डॉलर की रेट चल रही है $1 इक्वल टू 60, तो मैं बेसिकली मार्केट में $60 का मिल रहा है, मैं सेलर से 85 में परचेस करके लेके आ सकता हूं। तो क्या आप जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, आप जो है कॉल ऑप्शन को उस केस में एक्सरसाइज नहीं करोगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको पता ही नहीं है, आपको जो है पता ही नहीं है कि भाई मैच्योरिटी पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पे एक्सचेंज रेट क्या है, आपको ये पता ही नहीं, तो सीधी सी बात है, फिर अपन उस केस में अपन अज्यूम करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो।
तो देखो क्या दे रखा है, नीचे वही पॉइंट दे रखा है कि भाई ऑप्शन विल बी डीम टू बी एक्सरसाइज अगर स्पॉट रेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी डेट पे उस दिन पे जो स्पॉट रेट चली वो आपको नहीं दे रखी, तो अपन अज्यूम करेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को या फिर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो। आई थिंक लॉजिकली आपको जो है पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ ये वाला पॉइंट समझते हैं, आ जाओ। अब देखो फाइनली अपन करेंसी ऑप्शन का लास्ट पॉइंट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, अगर एक्सपोजर अमाउंट करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉट साइज करेंसी, क्या मतलब है समझते हैं। देखो अपने केस में क्या हो रहा था, अपने केस में आपको $2 लाख पे करना था। आपका जो बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली दे रखा है ₹1 इक्वल्स टू $0.05। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर भी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रुपीज में दे रखा है, आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन बाय करोगे। सारा थियरी वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई अपन जो है पुट ऑप्शन क्यों बाय कर रहे हैं। लॉट साइज मुझे दे रखा है ₹1000, लॉट साइज क्या दे रखा है मुझे, ₹1000 दे रखा है। मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में तो मैंने ये निकाल लिया कि भाई मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा या पुट ऑप्शन बाय करूंगा, वो तो मुझे पता चल गया। स्टेप नंबर 2 मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है, इनवॉइस अमाउंट डिवाइड बाय लॉट साइज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका जो इनवॉइस अमाउंट है वो तो है डॉलर में, जो आपका लॉट साइज है वो तो है किसमें, रुपया में। जो आपका लॉट साइज है वो किसमें, रुपीज में है। जो आपका लॉट साइज है वो किसमें है, रुपीज में है। तो बेसिकली मैं जो है $2 लाख डिवाइड बाय $100 नहीं कर सकता, $2 लाख डिवाइड बाय ₹1000 नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली एक ही करेंसी करनी पड़ेगी। तो लोगों ने वही चीज कही कि जहां पर आपका इनवॉइस अमाउंट का करेंसी लॉट साइज करेंसी से डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ लॉट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लॉट्स निकालने के लिए जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट है उसको जो है लॉट साइज की करेंसी में कन्वर्ट करोगे यूजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ द ऑप्शन, यूजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ द ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो $2 लाख है ना, इसको मैं रुपया में कन्वर्ट करूंगा, इसको जो मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। और किस रेट से कन्वर्ट करोगे, जो आपका स्ट्राइक रेट है, जो आपका बेसिकली ऑप्शन का स्ट्राइक रेट है उससे आपको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो $2 लाख डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, $0.05 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा बेसिकली ₹40 लाख। ₹40 लाख डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, ₹40 लाख डिवाइड बाय 1000 करोगे, ₹40 लाख डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आपको जो है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली इसका जो है और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जब अपन क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, आपको जो समझ में आ जाएगा कि भाई अपन जो है एक्सपोजर अमाउंट करेंसी को जो है बेसिकली एक्सपोजर अमाउंट करेंसी को जो है अपन कन्वर्ट क्यों करते हैं, जब बेसिकली आपकी लॉट साइज की करेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका जो फंडा है, इसका जो बेसिक्स है, आपका जो है बेसिकली उससे क्लियर हो जाएगा जब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो है आप इतना से समझ लो कि भाई जब भी आपको जो है इनवॉइस अमाउंट का करेंसी और लॉट साइज का करेंसी डिफरेंट दिखे, आपको क्या करना है, ये जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट का करेंसी है इसको लॉट साइज की करेंसी में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। मतलब डॉलर को मैं क्या करूंगा, रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। और किस रेट से कन्वर्ट करोगे, जो भी आपका ऑप्शन का स्ट्राइक रेट है। और मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका रीजन क्या है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे उधर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, अपन जो है एक एक चीज समझेंगे, कुछ भी छोड़ी नहीं अपन ने। ऑल राइट, तो अपना जो है फाइनली 40 मिनट लगा के अपना जो है ये करेंसी ऑप्शन खत्म हुआ है। मुझे पहले पता होता कि इसमें 40 मिनट लगने वाले हैं तो मैं इसको लास्ट में करवाता आपको, पर ठीक है। अपना करेंसी ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये फ्यूचर ऑप्शन, अभी जो बेसिकली फ्यूचर्स हैं, करेंसी फ्यूचर्स है, इसको मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, सो दैट जो है अपने छोटे मोटे टॉपिक पहले हो जाए, ठीक है ना। तो अभी आपके 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक तो फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, एक जो अपन लास्ट में करेंगे, और एक अपना जो करेंसी फ्यूचर्स है, करेंसी फ्यूचर्स से जो अपन हेजिंग करेंगे ये अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अब अपन कुछ छोटे मोटे टॉपिक कर लेते हैं। आर्बिट्राज समझते हैं, आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, आर्बिट्राज का मतलब होता है कि भाई अपन क्या करेंगे, अपन जो है रिस्कलेस प्रॉफिट कमाएंगे। देखो क्या रखा है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। रिस्कलेस प्रॉफिट का मतलब क्या है, शॉर्ट से प्रॉफिट होगा ही। अच्छा देखो क्या रखा है, ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज, इट इज बेसिकली परचेजिंग अ करेंसी एट लो रेट फ्रॉम वन करेंसी एंड सेलिंग इट एट हायर रेट इन अदर करेंसी। सीधी सी बात यह है, मैं जयपुर में रहता हूँ और एक सिटी है दिल्ली। मुझे एक चीज पता चल रही है कि ये जो पेन है ना, ये जो पेन है जयपुर में मिलता है 100 रुपए का, और दिल्ली में जो है बेसिकली इस पेन की वैल्यू है 200 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, जयपुर से 100 में खरीदूंगा और दिल्ली में जाके 200 में बेच दूंगा। उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि भाई आप जो है एक चीज, ठीक है ना, एक चीज सस्ते में खरीदते हो एक कंट्री से, और दूसरी जगह में जाके क्या कर देते हो, बेच देते हो। तो इसमें देखो क्या रखा है, परचेजिंग अ करेंसी एट लो रेट फ्रॉम वन कंट्री, ठीक है ना। इस करेंसी को क्या करना, वन कंट्री कर लेना, इसको जो क्या करोगे, कंट्री करोगे। आप क्या कर रहे हो, आप जो है बेसिकली एक करेंसी एक कंट्री से सस्ती में खरीद रहे हो और दूसरी कंट्री में जाके महंगी में बेच दे रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पेन की जो वैल्यू है, दिल्ली में कितनी है, 200 है, जयपुर में कितनी है, 100 है। मैं क्या करूंगा, जयपुर में से 100 रुपए का खरीदूंगा और दिल्ली में जाके 200 रुपए बेच दूंगा। मेरे को क्या होगा, 100 रुपए का फायदा। तो क्या दे रखा है, ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात मैंने आपको बताया, एक कंट्री से आप सस्ते में खरीदोगे माल और दूसरी कंट्री में जाके बेच दोगे महंगे पे। देखो क्या दे रखा है, 2 पॉइंट आर्बिट्राज। इन दिस स्ट्रेटेजी आर्बिट्राजर बाइज इन अ मार्केट जहां पर रेट इज लो एंड सेल्स इन अ मार्केट जहां पर रेट इज हाई। समझना, देखो क्या दे रखा है, ये इंडिया है, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये इंडिया है और ये क्या है, ये यूएसए है। एक इंडिया है और एक क्या है, यूएसए है। चलो यूएसए को थोड़ा थाईलैंड बनाते हैं, यूएसए को जो है थोड़ा थाईलैंड बनाते हैं, थाईलैंड। तो एक इंडिया है और एक है थाईलैंड। अच्छा, इंडिया में देखो रेट क्या चल रही है, $1 इक्वल्स टू 40/41, और थाईलैंड में रेट क्या चल रही है, $1 इक्वल्स टू 42/43। अच्छा,
मैं क्या करूंगा, मैं जो है मोटा मोटा डॉलर, मैं जो है मोटा मोटा डॉलर अगर फर्स्ट मार्केट से खरीदूंगा, तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर आप डॉलर फर्स्ट मार्केट से खरीदते हो तो जो आपका डीलर है, वो आपको डॉलर बेचेगा, ज्यादा भी बेचेगा कम में बेचेगा, सीधी सी बात है ज्यादा में बेचेगा। तो अगर एज अ कस्टमर मैं डीलर से डॉलर इंडिया में खरीदने चाहूंगा, तो मुझे जो है बेसिकली जो डीलर है वो डॉलर कितने में बेचेगा, $1 इक्वल्स टू 41 में बेचेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है इंडिया से $1 41 में खरीदा मैंने, अब मैं पहुंचा थाईलैंड, मैं जो है बेसिकली अपनी टुक टुक पे पहुंचा थाईलैंड, और थाईलैंड में देखा मैंने, थाईलैंड में मैंने ये देखा कि भाई रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 42/43। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डीलर ये बोल रहा है, इसका मतलब थाईलैंड में जो बैठा हुआ डीलर है वो ये बोल रहा है कि भाई अगर आप मुझे डॉलर बेचना चाहते हो, अगर जो है आप मुझे डॉलर बेचना चाहते हो तो मैं 42 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैं जो है 42 में खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी डीलर कोई माल खरीदता है तो सस्ते में खरीदता है, फिर महंगे में खरीदता है, सीधी सी बात है कम से कम में खरीदना चाहेगा। तो यहाँ पर अगर डीलर मुझसे डॉलर खरीदेगा तो जो है 42 में खरीदेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जो बेसिकली थाईलैंड में जाके ये डॉलर 42 में बेच दिया, और मुझे क्या हुआ, रिस्क लेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। रिस्क लेस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हुआ। तो 2 पॉइंट आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, 2 पॉइंट आर्बिट्राज का मतलब ये है कि भाई आप जो है क्या करोगे, एक कंट्री से सस्ते में खरीदोगे, दूसरी कंट्री में जाके महंगे में चिपका के आ जाओगे। तो देखो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको जो है ₹1 का प्रॉफिट हुआ पर डॉलर। आपने $1 41 में खरीदा और दूसरी कंट्री में जाके $1 42 में बेच दिया, क्या बात है, मजा आ गया। ये हो गया अपना 2 पॉइंट आर्बिट्राज, ये हो गया अपना बेसिकली 2 पॉइंट आर्बिट्राज। तो अगर आपको जो है एक्सचेंज रेट में दो कंट्री की एक्सचेंज रेट में डिफरेंसेस दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा आर्बिट्राज कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन 3 पॉइंट आर्बिट्राज की, अब बात करेंगे अपन 3 पॉइंट आर्बिट्राज की। अच्छा, जैसे 2 पॉइंट आर्बिट्राज में दो मार्केट थे, जैसे 2 पॉइंट आर्बिट्राज में दो कंट्री थी, 3 पॉइंट आर्बिट्राज में 3 कंट्री होगी, 3 पॉइंट आर्बिट्राज में क्या हो रहा है, 3 कंट्री हो रही है। अब देखो एक आर्बिट्राजर है, ठीक है ना, एक आर्बिट्राजर है, उसके पास क्या है, उसके पास $1 लाख है, ठीक है ना। तो रोहन, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई रोहन के पास क्या है, रोहन के पास $1 लाख है, रोहन के पास क्या है, रोहन के पास जो है $1 लाख है। अच्छा, एंड द एक्सचेंज रेट, इन द 3 मार्केट्स आर एज फॉलोज। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये 3 मार्केट है, ठीक है ना, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये 3 मार्केट है, 3 मार्केट है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज रेट इन द 3 मार्केट, इसको मैं लिख लेता हूँ मार्केट नंबर 1, ये क्या है, मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है और ये मार्केट 3 है। या फिर अपन अज्यूम कर सकते हैं कि भाई 3 कंट्री है, 3 कंट्री में अलग अलग जो है एक्सचेंज रेट दे रखी है। आप सुनो, आर्बिट्राज कैसे करूंगा मैं, मुझे क्या बता रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई $1 इक्वल्स टू 85, $1 इक्वल्स टू 85 इन मुंबई, ठीक है ना। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं भाई ये मुंबई है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिया है, ये लंदन है, ठीक है ना, और ये न्यूयॉर्क है, ये क्या है, न्यूयॉर्क है। अच्छा, इंडिया में $1 की रेट कितनी चल रही है, इंडिया में $1 की रेट चल रही है ₹85। लंदन में एक पाउंड की रेट कितनी चल रही है, ₹90, ठीक है ना। अच्छा, न्यूयॉर्क की बात करें तो एक पाउंड की रेट क्या है, $1.40। अब मुझे क्या करना है, आर्बिट्राज करना है, मुझे क्या करना है, आर्बिट्राज करना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मैं रिस्कलेस प्रॉफिट कमा सकता हूं क्या। अच्छा, कैसे चेक करोगे, देखो सीधी सी बात है, आपके पास क्या है, आपके पास है मोटा मोटा $1 लाख, कहां गया आपका $1 लाख, कहां गया, देखो ये रहा, आपके पास है $1 लाख, क्या है आपके पास, $1 लाख है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने बेसिकली सबसे पहले मैंने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है ना। $1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके इस $1 लाख को रुपीज में कन्वर्ट कराया। मेरे पास $1 लाख है, मैंने क्या करा, इस $1 लाख को जो है बेसिकली रुपीज में कन्वर्ट करा। तो $1 लाख को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितने रुपीज मिलेंगे, ₹85 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। $1 की रेट क्या चल रही है, 85। तो बेसिकली $1 लाख को जब आप क्या करोगे, $1 लाख को जब आप बेचे हुए एक्सचेंज करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹85 लाख मिलेंगे। बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इंडिया में जाके बेसिकली $1 लाख को रुपीज में कन्वर्ट करा, कितना हुआ, 85 लाख हुआ। अब आप पहुंचे लंदन, अब आप कहां पर पहुंचे, लंदन पहुंचे। आप जो है 85 लाख रुपीज लेके लंदन पहुंचे। लंदन में आपने क्या करा, लंदन में इस रुपीज को कन्वर्ट कराया किसमें, लंदन में जाके इस रुपीज को कन्वर्ट कराया पाउंड में। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एक पाउंड की वैल्यू कितनी है, एक पाउंड की वैल्यू ₹90। मेरे पास कितना है, मेरे पास है 85 लाख, मेरे पास क्या है, 85 लाख रुपीज है, मेरे पास क्या है, 85 लाख रुपीज है। तो मैंने क्या करा, मैं जो लंदन पहुंचा, लंदन में जाके मैंने क्या करा, इस रुपीज को कन्वर्ट कराया पाउंड में। तो मुझे कितने पाउंड मिले, मुझे जो है 9,94444 पाउंड मिले, ठीक है। बात समझ आ गई। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया पाउंड। अब मैं जो वापस टुक टुक लेके कहां पहुंचा, अब मैं जो वापस टुक टुक लेके पहुंचा न्यूयॉर्क, अब मैं जो वापस टुक टुक लेके पहुंचा न्यूयॉर्क। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे पास है पाउंड, मेरे पास है क्या है, पाउंड है। मैंने क्या करा, इस पाउंड से कन्वर्ट कराया किसमें, इस पाउंड को जो है कन्वर्ट कराया अगेन यूएसडी में, इस पाउंड को जो है कन्वर्ट कराया किसमें, अगेन यूएसडी में। मेरे पास कितने पाउंड है, आपके पास 94,444 पाउंड है। आप जो है टुक टुक लेके पहुंचे कहां पर, न्यूयॉर्क में। आप जो है टुक टुक लेके न्यूयॉर्क पहुंचे और न्यूयॉर्क में आपने क्या करा, इस पाउंड को अगेन कन्वर्ट कराया किसमें, यूएसडी में। तो आपको कितने यूएसडी मिले, आपको जो मोटा मोटा यूएसडी मिल गए 1,32,222। तो जादू हो गया, क्या जादू हो गया, आप पहले $1 लाख लेके निकले थे, आप जो है $1 लाख लेके निकले थे, आप जो है मोटा मोटा $1 लाख लेके निकले थे, और आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो है मोटा मोटा $1,32,222 आ गए। मतलब कितने का फायदा हो गया आपको, जब मोटा मोटा 1,30,000 माइनस 1 लाख कितना हो गया, मोटा मोटा 20,000 डॉलर का क्या हो गया, फायदा हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट आर्बिट्राज की। भाई आप क्या कर रहे हो, तीनों कंट्री में भटक के आ रहे हो,
तीनों कंट्री में क्या कर रहे हो, भटक के आ रहे हो। तो आप न्यूयॉर्क में थे, आप पहले कहाँ पर थे, आप जो है पहले न्यूयॉर्क में थे, आप जो है पहले न्यूयॉर्क में थे, आपके पास क्या था, आपके पास जो है बेसिकली $1,00,000 था। आप न्यूयॉर्क से पहले पहुंचे कहाँ पर, इंडिया में, इंडिया में इस डॉलर को कन्वर्ट कराया रुपीज़ में। फिर आप इंडिया से पहुंचे लंदन, लंदन में आपने क्या करा, इस रुपीज़ को कन्वर्ट कराया पाउंड में। फिर आप जो है वापस लंदन से वापस न्यूयॉर्क में आ गए, और न्यूयॉर्क में क्या करा, इस पाउंड को जो है वापस यूएसडी में कन्वर्ट करा लिया। तो आपको मोटा मोटा क्या हुआ, आपको जो है मोटा मोटा ये पता चला कि भाई आपका जो डॉलर था, पहले आप $1,00,000 लेके निकले थे, और आप जब वापस न्यूयॉर्क में आए हो तो आपके पास जो है 1,32,000 समथिंग के कितने हो गए, डॉलर हो गए। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं 3 पॉइंट आर्बिट्राज। इसी को अपन क्या कहते हैं, 3 पॉइंट आर्बिट्राज कहते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट आर्बिट्राज आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपके पास डॉलर था, सबसे पहले आपने क्या करा, उस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराया, फिर आपने जो है इस रुपीज से पाउंड में कन्वर्ट कराया, और फिर पाउंड को वापस डॉलर में कन्वर्ट कराया। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे, जब आप उल्टा चलोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। जब आप उल्टा चलोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। देखो क्या दे रखा है, अगर देयर इज अ प्रॉफिट इन वन साइकिल देयर विल बी लॉस इन अनदर साइकिल। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अभी जो है आप $1,00,000 लेके चले थे, और आपने क्या करा था, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराया, फिर उसको पाउंड में कन्वर्ट कराया, फिर वापस क्या करा, डॉलर में कन्वर्ट कराया। तो आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो ये रहा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आप क्या करोगे, उल्टा चलोगे, पहले डॉलर को कन्वर्ट करोगे पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट करोगे रुपीज में, और फिर रुपीज को कन्वर्ट करोगे डॉलर में। तो अगर आप जो है ऐसा उल्टा चलोगे तो आपको लॉस होगा। अब आप बोलोगे यार रोहन लॉस क्यों होगा, अरे भाई लॉस ही होगा, करके देख लेना, करके देख लेना, लॉस ही होगा। अब अंगूर अगर खट्टे हैं, अंगूर अगर खट्टे हैं, और आप मुझसे ये पूछोगे कि यार अंगूर खट्टे क्यों है, मैं बोलूंगा खा के देख लो भाई, खा के देख लो, पता चल जाएगा खट्टे ही हैं। तो सीधा सा बात ये है कि अगर आप जो है एक साइकिल के थ्रू चलते हो, मतलब एक तरीके से चलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ऊपर से नीचे चला, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह से जब आप नीचे से ऊपर चलोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्यों हो रहा है, मैथ है ये जो है बेसिक मैथ है। तो देखो, आर्बिट्राजर कैन फॉलो ईदर ऑफ द टू कन्वर्जन पाथ्स। वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या कर सकता है, सबसे पहले डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराएगा। उसने क्या करा, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराया, फिर उसने क्या करा, उसको जो है रुपीज को कन्वर्ट कराया पाउंड में, और फिर पाउंड को कन्वर्ट कराया डॉलर में। तो इसमें क्या हो रहा है, इस साइकिल में उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब वो उल्टा चलेगा, उल्टा बोले तो पहले डॉलर को कन्वर्ट कराया पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट कराया रुपीज में, फिर रुपीज को कन्वर्ट कराया डॉलर में, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर आपको 3 मार्केट दे रखे होंगे। आपको जो है क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये 3 मार्केट दे रखे होंगे। आप जो है कोई भी साइकिल चूज कर सकते हो। आप जो है क्या कर सकते हो, कोई भी साइकिल चूज कर सकते हो। अगर पहली साइकिल को चूज करने पे आपको जो है प्रॉफिट मिल जाता है, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर पहली साइकिल को चूज करने पे आपको लॉस मिलता है, तो आपके करना उल्टा चलना, फिर आपको जो है क्या करना है, उल्टा चलना है, ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो अगर देयर इज अ प्रॉफिट इन वन साइकिल देयर विल बी लॉस इन अनदर साइकिल। अगर लॉस अकर्स इन वन सिलेक्शन देन आपको क्या करना है, देन आपको जो है बेसिकली दूसरी तरफ से सॉल्व करके प्रॉफिट निकालना है। तो आर्बिट्रेज का मतलब ही क्या होता है, आर्बिट्रेज का मतलब ही होता है कि भाई अपन जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आप तो सिंपल सी बात ये देख लो, कि भाई आप जो है बेसिकली पहले ऐसे सीधा वाला पाथ चल लो, आप जो है पहले सीधा वाला पाथ चलो, या फिर उल्टा वाला पाथ चल लो, कोई भी एक पाथ चल लो। अगर आपको बेसिकली पहले वाले पाथ से लॉस मिलता है, फिर आपको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा पाथ अपनाना पड़ेगा, उल्टा रास्ता क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई आपको। तो सीधी सी बात यह है, मंजिल पे जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। मंजिल पे जाने के पास आपके पास क्या है, 2 रास्ते हैं। एक है लॉस और एक है प्रॉफिट, एक है लॉस और एक है प्रॉफिट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है बेसिकली ये वाला रास्ता चूज करा, आपने क्या करा, ये वाला रास्ता चूज करा, तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो गया। आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन गलती से आपने ये वाला रास्ता चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाओ, वापस इस पॉइंट पे आ जाओ, और फिर क्या करो, ये वाले रास्ते पे चले जाओ। ठीक है ना। तो सीधी सी बात क्या है कि भाई आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर एक तरफ से रास्ते में जाओगे, एक रास्ते को फॉलो करोगे, एक रास्ते को अगर आप फॉलो करोगे उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर वैसे फॉर एग्जांपल आपने दूसरा रास्ता फॉलो करे, मतलब आप उल्टे चल दिए, आपने जो है क्या करा, उल्टा रास्ता फॉलो करा, पहले जो है डॉलर को कन्वर्ट कराया पाउंड में, फिर पाउंड को कन्वर्ट कराया रुपीज में, और फिर रुपीज को कन्वर्ट कराया डॉलर में। तो अगर आपको इस वजह से लॉस आ रहा है तो क्या करो, दूसरा वाला रास्ता फॉलो करो, सिंपल। ऑलराइट, ये हो गया अपना 3 पॉइंट आर्बिट्रेज। इसके भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, कौन सा पाथ पहले चूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है अपनी मर्जी से कोई पाथ चूज कर सकते हो। आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी पाथ क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आगे बढ़े। तो अभी अपन ने देखा 2 पॉइंट आर्बिट्राज, फिर अपन ने देखा 3 पॉइंट आर्बिट्राज। अब अपन देखने जा रहे हैं एक और, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। देखो इसमें भी क्या होगा, जादू होगा। इसमें भी जो है बेसिकली आपको क्या होगा, जादू होगा। देखो क्या दे रखा है, दिस आर्बिट्राज इज पॉसिबल ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस एंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 करेंसीज। 2 करेंसीज में जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है एंड जो इंटरेस्ट डिफरेंस होता है, उसकी वजह से भी आर्बिट्राज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है समझना। इन दिस आर्बिट्राजर हैज टू बोरो इन वन करेंसी एंड इन्वेस्ट इन अनदर करेंसी। एग्जांपल समझते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो आपको जो है स्पॉट रेट दे रखा है $1 इक्वल टू 40, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट दे रखा है आपको $1 इक्वल टू 45। आपको इंडिया का इंटरेस्ट रेट बता रखा है 12% एंड इंडिया यूएसए में आपको इंटरेस्ट रेट बता रखा है 4% पर एनम। अब सुनो, आपको जो है ये एग्जांपल तो समझ में आ गया। अब देखो 2 मार्केट है, एक है इंडिया और एक है यूएसए। मैंने आपको क्या बताया कि भाई कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज में आप क्या करते हो, एक करेंसी में पैसा बोरो करते हो, मतलब एक कंट्री से पैसा बोरो करोगे और दूसरी कंट्री में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। अब सवाल यही आता है कि भाई किस कंट्री से पैसा बोरो करा जाए, किस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा जाए।
देखो आज के दिन पे आप क्या कर सकते हो, या तो 4 लाख रुपए इंडिया में पैसा बोरो करके क्या कर सकते हो, यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि भाई आप जो है क्या करो, $1 लाख मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर क्या करो यूएसए में बोरो करो, और फिर जो है क्या करो इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब सवाल वही आता है कि भाई किधर से बोरो करें, किधर से अपन इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई आर्बिट्रेचर क्या कर सकता है, या तो इंडिया से बोरो कर सकता है या फिर यूएसए से बोरो कर सकता है। हम बेसिकली इंडिया से बोरो करके यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यूएसए से बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपन वही निकालना चाह रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यही होता है कि भाई आप जो है पहले ये निकालोगे, आप जो है ये निकालोगे कि भाई हम जो है किस कंट्री से पैसा बोरो करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकालना है। इसका मतलब क्या है, आप ये देखोगे कि भाई दोनों कंट्री में जो भी इंटरेस्ट रेट दे रखी है उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो अपने केस में कितना निकल के आया, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना मिला, आपको जो है IRD बोले तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मिला 8%। अच्छा आपका सेकंड स्टेप क्या है, इसके अंदर ही आपका सेकंड स्टेप है कि भाई आप निकालोगे एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। आप क्या करोगे, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको जो है बेसिकली प्रीमियम डिस्काउंट निकालना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, स्पॉट रेट दे रखी है आपको 40, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कितनी दे रखी है 45, तो क्या आप प्रीमियम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रीमियम का परसेंटेज 45 माइनस 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करोगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, आपको जो है बेसिकली एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल मिल जाएगा। मतलब बेसिकली एनुअल प्रीमियम मिल जाएगा आपको परसेंटेज में। कितना निकल के आया, 12.5% निकल के आया। तो आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, आपका जो है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल कितना निकल के आ गया, 12.5% निकल के आ गया। पहला काम हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है और एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल कितना है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे ऐसी करेंसी में जिसका क्या है लो इंटरेस्ट रेट है। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम है एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से, तो उस केस में आपको क्या करना है, बोरो करना है इन करेंसी हैविंग हाई इंटरेस्ट रेट। आ जाओ अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, जो आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो क्या है, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से कम है। तो उसके केस में क्या होगा, देखो ये रहा, जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से कम है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोरो करना है करेंसी में जिसका क्या है, जिसका हाई इंटरेस्ट रेट है। अब अपने एग्जांपल में आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो है, इधर मैं लिखूं, इधर मैं लिखूं तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना चल रहा था, 12%। यूएसए में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा था, 4%। देखो ये रहा ना, 12 और 4। मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से कम है, तब वो क्या करना है, आपको जो है बेसिकली ऐसी करेंसी में पैसा बोरो करना है जिसमें क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मैं क्या करूंगा, मैं जो है इंडिया से बोरो करके, मैं जो है इंडिया से बोरो करके क्या करूंगा, यूएस में इन्वेस्ट करूंगा। ये तो आपको जो है चीज पता चल गई, ठीक है ना। तो आपको जो है ये चीज पता चल गई कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो है इंडिया से बोरो करना है और यूएसए में इन्वेस्ट करना है। बस अब हो गया बात, कर लो ऐसा काम। अब आप ऐसा करोगे तो आपको जो है बेसिकली गारंटेड प्रॉफिट होगा, आपको जो है क्या होगा, गारंटेड प्रॉफिट होगा। आप सुनो करते हैं, आ जाओ। मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली इंडिया से बोरो करूंगा। इधर मैं लिख लेता हूं कि मुझे क्या करना है, इंडिया से बोरो करना है और यूएसए में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। अब देखो, हाँ जी, तो देखो बेसिकली अपने को ये तो पता चल गया कि भाई अपने को बोरो कहां से करना है। अपने को जो है बोरो करना है पैसा इंडिया से। अपन क्या करेंगे, इंडिया से पैसा बोरो करेंगे और यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे श्योर प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या करूंगा, इंडिया से पैसा बोरो करूंगा। इंडिया से क्या करोगे, पैसा बोरो करोगे। तो आपने क्या करा, 40 लाख रुपीज इंडिया से बोरो करा। तो ये जो 4 लाख है ना, इसको 40 लाख कर लेना, ये 40 लाख है। आप क्या करोगे, 40 लाख रुपीज जो है मोटा मोटा 40 लाख रुपीज इंडिया से बोरो करोगे। आपने क्या करा, 40 लाख रुपीज इंडिया से बोरो करा। इसको जो है क्या करोगे, डॉलर में कन्वर्ट कराओगे। इसको जो है क्या करोगे, डॉलर में कन्वर्ट करा के यूएस में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, यूएस में इन्वेस्ट करना है। मेरी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रही है आज के दिन पे, मेरी एक्सचेंज रेट चल रही है $1 = 40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे ही 40 लाख रुपीज को आप डॉलर में कन्वर्ट कराओगे तो कितना निकल के आएगा आपका, ये आपका जो है बेसिकली ये $1 लाख निकल के आएगा। आपने क्या करना है, आपने जो है इस $1 लाख को यूएसए में इन्वेस्ट करना है। यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 4%। इसका मतलब क्या है कि मैच्योरिटी पे आपको जो है बेसिकली $1,04,000 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, जो आपने 40 लाख इंडिया से बोरो करा था, जो आपने 40 लाख क्या करा था, इंडिया से बोरो करा था, वो आप इंटरेस्ट के साथ पे करोगे ना। तो 40 लाख जो आपने इंटरेस्ट इंडिया से बोरो करा था, इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रही है 12%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैच्योरिटी पे आपको जो है 44,80,000, 40 लाख प्लस 12% अगर मैं करता हूँ तो बेसिकली ये निकल के आएगा 44,80,000। तो इंडिया में बेसिकली एक साल बाद आपको जो है 44,80,000 रुपीज़ पे करने हैं। अच्छा, मैंने ये पैसा बोरो करके यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया। मैच्योरिटी मुझे जो है $1,04,000 मिल गए हैं। अच्छा, मैच्योरिटी में जो मुझे $1,04,000 मिले उसको मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कराऊंगा, उसको जो है मैं क्या करूंगा, रुपीज़ में कन्वर्ट कराऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ समझना, जब मैंने क्या करा, ये पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करा, जब मैंने ये पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करा तो मुझे इसी दिन पता था ना, मुझे जो है इसी दिन पता था कि मैच्योरिटी में मुझे $1,04,000 मिलेंगे, क्योंकि मुझे जो है जब मैंने इन्वेस्ट करा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता थी। तो मैंने क्या करा, इसी दिन जब इन्वेस्ट करा, जब मोटा मोटा मैंने पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करा, उसी दिन मैंने क्या करा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा। उसी दिन मैंने जो है एक साल बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मैच्योरिटी पे जो मुझे $1,04,000 मिलेंगे उसको मैं क्या करूंगा, मैच्योरिटी में 45 की रेट से रुपीज़ में कन्वर्ट करा लूंगा। तो मैच्योरिटी पे जो मुझे 1,04,000 मिला, इसको मैं क्या करूंगा, इंटू करूंगा 45 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है बेसिकली ये मिल जाएगा कि भाई मैच्योरिटी पे
मेरे को जो है रुपीज में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये कितना हो गया, ये 46,80,000। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट यूएसए में करा था उसकी वैल्यू डॉलर में कितनी, 1,04,000। जब मैंने उसको क्या करा, रुपीज में कन्वर्ट कराया, तो मेरे पास कितना आ गया, 46,80,000 आ गया। तो 46,80,000 आपके पास आ गया, 44,80,000 का आप लोन रिपे कर दोगे तो आपका बैलेंस क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखो ये रहा 46,80,000 माइनस 44,80,000 कितना हो गया, 2 लाख का आपका जो है शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात ये है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि भाई क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि भाई आपको क्या करना है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बेसिस पे क्या करना है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही काम है, आपका जो है बस एक ही काम है कि भाई आपको ये चेक करना है कि भाई आपको पैसा बोरो कहां से करना है और पैसा इन्वेस्ट क्या करना है। उसके लिए आपको जो है एक काम करना पड़ेगा, आपको जो है इंटरेस्ट से डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा और एक्सचेंज से डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। आपको जो है क्वेश्चन में साफ साफ बता रहेगा, क्वेश्चन में जो है साफ साफ बताएगा कि भाई आपको जो है इंडिया में अगर आप बोरो करते हो तो कितना पैसा बोरो करोगे, अगर आप यूएस में पैसा बोरो करते हो तो कितना पैसा बोरो करोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको बस ये देखना है कि भाई इंटरेस्ट डिफरेंशियल क्या है, एक्सचेंज डिफरेंशियल क्या है। अगर इंटरेस्ट डिफरेंशियल एक्सचेंज डिफरेंशियल से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे ऐसी करेंसी में जिसका लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट डिफरेंशियल एक्सचेंज डिफरेंशियल से कम है तो आपको बोरो करना है ऐसी कंट्री में जिसका क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट है। अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जो है बेसिकली कैलकुलेशन करके आप जो है अल्टीमेटली प्रॉफिट निकाल सकते हो कि मैच्योरिटी पे आपको जो है प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर आपने जो है स्टेप नंबर 2 को बेसिस पे, स्टेप नंबर 2 के बेसिस पे सही कंट्री में अंदर, सही कंट्री के अंदर से पैसा बोरो करके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कराया तो आपको शॉर्ट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। शॉर्ट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा भाई, मैथ है ये क्या है, मैथ है, आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो, आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपको जो है प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये हो गया अपना कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। सबसे पहले अपन ने क्या करा, आइडेंटिफाई करा आईआरडी ईआरडी, फिर अपन ने ये देखा कि भाई पैसा बोरो कहां से करना है, इन्वेस्ट कहां से करना है। फिर स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 में वही करा, आपने एक्चुअली में पैसा बोरो करा, डॉलर में कन्वर्ट करा, यूएसए में इन्वेस्ट करा, फिर आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा और मैच्योरिटी पे क्या करोगे, पैसा विड्रॉ करके जो है बैंक का लोन रीपे कर दोगे। तो ये हो गया अपना कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ये जो है अपना हो गया कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, डन है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनी। आ जाओ। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट बाय एमएनसी। बहुत आसान टॉपिक है समझना। तो क्या कह रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैविंग वेरियस सब्सिडीज हैज टू डिसाइड, ठीक है ना, हैज टू टेक डिसीजन whether to invest surplus cash of its subsidiary in their respective countries or whether to convert the surplus cash of each of its subsidiaries into home currency today and invest in the home currency। क्या मतलब है समझते हैं। देखो एक कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है जो कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है ना। एक होल्डिंग कंपनी है जो कहाँ पर है, इंडिया में है। अच्छा, एक सब्सिडी कंपनी है जो कहाँ पर है, जापान में है। एक दूसरी सब्सिडी कंपनी है जो कहाँ पर है, यूएसए में है। हमारे पास जो है सवाल ये आता है कि भाई जापान के पास सरप्लस कैश पड़ा है, ठीक है ना, जापान के पास सरप्लस कैश पड़ा है, यूएसए के पास सरप्लस कैश पड़ा है और बेसिकली इंडिया में भी जो है कुछ सरप्लस कैश पड़ा है। बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो सरप्लस कैश है, ये जो सरप्लस कैश है सब्सिडीज का, क्या इसको जो है इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में क्या करा जाए, इन्वेस्ट करा जाए, या फिर आज की डेट पे हम क्या करें, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी है उसको ये डिसाइड करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो सब्सिडी नंबर 1 और सब्सिडी नंबर 2 के पास सरप्लस कैश पड़ा है, इनको हमें क्या करना है, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। 1 ईयर के लिए क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि भाई हम क्या करें, या तो जो है इस अमाउंट को जापान में ही 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, जो मैच्योरिटी में अमाउंट आएगा उसको जो है क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो यूएसए में जो अपने को क्या पड़ रहा है, सरप्लस कैश पड़ा है, उसको 1 साल के लिए यूएसए में इन्वेस्ट करा जाए एंड जो भी अमाउंट निकल के आता है मैच्योरिटी पे उसको जो है फिर क्या करें, 1 साल बाद इंडिया में कन्वर्ट करें, रुपीज में कन्वर्ट करें। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आज की डेट पे ये जो सरप्लस अमाउंट है, आज की डेट पे ये जो सरप्लस अमाउंट है, इनको जो है क्या कर दिया जाए, रुपीज में कन्वर्ट करके टोटल अमाउंट जो है क्या कर दिया जाए, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो अपन बेसिकली बस ये चेक करेंगे कि भाई दोनों अप्रोचेस में से जिस भी अप्रोच में मैच्योरिटी पे अपने को जो है ज्यादा, मैच्योरिटी पे जो है अपने को ज्यादा प्रोसीड्स मिल रही है, अपन क्या करेंगे उसको पिकअप कर लेंगे। तो क्या दरखा है कि भाई डिसीजन विल बी टेकन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इन बोथ द अप्रोचेस डिस्कस्ड अबव। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, तो इसके भी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। बस सवाल इतना सा है कि भाई जो सरप्लस कैश है सब्सिडीज का, क्या उनको सब्सिडीज की कंट्री में इन्वेस्ट करा जाए या फिर आज की रेट पे उसको जो है रुपीज में कन्वर्ट करके हम क्या करें, इंडिया में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रॉम वेयर टू बोरो डिसीजन। देखो क्या दे रखा है, फ्रॉम वेयर टू बोरो डिसीजन क्या दे रखा है समझना। भाई वेयर कंपनी हैज टू बोरो फंड्स, आज एक कंपनी है उसको क्या चाहिए, $1 लाख चाहिए, उसको जो है बेसिकली $1 लाख चाहिए, ठीक है ना। तो सवाल ये आता है कि भाई ये $1 लाख हम बेसिकली जो है फॉर एग्जांपल यूएसए से बोरो करें या फिर इंडिया में बोरो करें। देखो क्या रखा है भाई, वेयर द कंपनी हैज टू बोरो फंड्स इट हैज टू डिसाइड वेदर टू बोरो इन होम करेंसी और फॉरेन कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द आउटफ्लो और मैच्योरिटी। अच्छा, करेंसी इन विच द आउटफ्लो विल बी लीस्ट विल बी ऑप्टेड बाय द कंपनी। एग्जांपल समझते हैं। देखो एक कंपनी है, एक आरजी लिमिटेड कंपनी है जिसको आज की डेट पे $1 लाख की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट पे क्या है, $1 लाख की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना, हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो ऑप्शन ये कि भाई हम यूएसए में से क्या करें, डायरेक्टली 1 लाख को क्या करें, यूएसए में से डायरेक्टली 1 लाख को बोरो कर लें। देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है
ईदर इट कैन बोरो $1 लाख डायरेक्टली फ्रॉम द यूएस, ठीक है ना। तो हम यूएस की जो कंट्री है यूएसए में से डायरेक्टली 1 लाख को बोरो करें, ठीक है ना। अब देखो इन लोगों ने क्या दे रखा है, इन लोगों ने एक चीज बता रखी है कि भाई आज की डेट पे स्पॉट रेट है $1 इक्वल्स टू 80, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट कितनी है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है $1 इक्वल्स टू 90। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि भाई हम क्या करें, आज की डेट पे $1 लाख डायरेक्टली यूएस से बोरो कर लें। अब मैंने पैसा यूएस से बोरो करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 साल बाद इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, एंड पे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। इन लोगों ने कहा कि भाई लेट अस से आफ्टर 1 ईयर द कंपनी हैज टू पे 1,10,000, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर द कंपनी हैज टू पे $1,10,000, जिसमें प्रिंसिपल तो होगा 1 लाख का, ठीक है ना, एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, $10,000 है। तो बेसिकली आज के दिन पे हमने क्या डिसीजन लिया, आज के दिन पे हमने ये डिसीजन लिया कि ये जो $1 लाख की रिक्वायरमेंट है हम क्या करेंगे, यूएसए से डायरेक्टली बोरो कर लेंगे और 1 साल बाद जो है 1,10,000, 1 साल बाद जो है 1,10,000 का रिपेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब सीधी सी बात है कि भाई 1 साल बाद आप क्या करोगे, 1,10,000 का रिपेमेंट करोगे तो 1 साल बाद आपको जो है $1,10,000 चाहिए रहेंगे। तो आज के दिन पे आपने क्या करा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा। आज के दिन पे आपने क्या करा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा, आई का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई 1 साल बाद जो है आप क्या करोगे, $1,10,000 90 की रेट से परचेस कर लोगे। तो देखो क्या दे रखा है, टुडे टुडे कंपनी विल डू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस $1,10,000 आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ $1 इक्वल्स टू 90। तो कंपनी को मैच्योरिटी पे कितना पे करना पड़ेगा, $1,10,000 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 99 लाख। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें अपन ने क्या करा, $1 लाख डायरेक्टली यूएसए से बोरो करा, तो मैच्योरिटी मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा, मैच्योरिटी पे जो है मुझे पेमेंट करना पड़ा 99 लाख का। अच्छा, दूसरा अप्रोच क्या है, देखो क्या दे रखा है। दूसरा अप्रोच इन लोगों ने ये कहा, मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई ये इंडिया था, ठीक है ना, और ये क्या था, ये इंडिया था और ये था यूएसए। अपन ने पहली अप्रोच में क्या देखा, अपन ने जो है पहली अप्रोच में ये देखा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूएसए से पैसा बोरो कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या बताता है, दूसरा अप्रोच ये बताता है कि भाई आप जो है क्या करो, इतना पैसा इंडिया में बोरो करो, ठीक है ना, इतना पैसा आप क्या करो, इंडिया में बोरो करो, जो आज की डेट पे कन्वर्ट करके कितना आ जाए, जो आज की डेट पे कन्वर्ट करके $1 लाख हो जाए। भाई आज के दिन पे आपको $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, आज के दिन पे आपको $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में जो है कुछ एक्स अमाउंट बोरो करो, इंडिया में जो है कुछ एक्स अमाउंट बोरो करो, जो बेसिकली कन्वर्ट करने पे कितना बन जाए, $1 लाख बन जाए। तो आपकी $1 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपकी जो है $1 लाख की क्या होगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो आपको जो है कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा, भाई 1 लाख इंटू 80 कितना हो जाएगा, 80 लाख। 1 लाख इंटू 80 कितना होता है, ये 80 लाख। तो आप क्या करो, इंडिया में से जो है आज 80 लाख रुपीज क्या करो, बोरो कर लो। इंडिया में आज की रेट पे आपने क्या करा, 80 लाख रुपीज बोरो करा। अच्छा, जैसे आपने बोरो कर लिया, आपके पास पैसा आ गया, आप उसको क्या करो, इस रेट से कन्वर्ट करा के, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, $1 इक्वल्स टू 80। तो 80 लाख जो आपने बोरो करा है उसको इस रेट से कन्वर्ट करा के बेसिकली $1 लाख बन जाएगा, आपकी $1 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब सीधी सी बात है, आपने इंडिया में पैसा बोरो करा है तो इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि भाई बोरो इन होम करेंसी एन अमाउंट विच आफ्टर कन्वर्जन एट टुडे स्पॉट रेट बिकम्स इक्वल टू $1 लाख एंड पे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अमाउंट बोरोड इन होम करेंसी एट मैच्योरिटी। तो जो आपने पैसा बोरो करा है मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ पे करोगे। आ जाओ देखो आगे देखते हैं। Therefore, company will borrow 80 lakh and convert it at today's spot rate into dollar, which amounts to $1 लाख। हमने क्या करा, 80 लाख बोरो करा और उसको जो है बेसिकली डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, जो आपका $1 लाख बन गया। इन लोगों ने कहा कि भाई लेट अस से आफ्टर 1 ईयर द कंपनी हैज टू पे 1 करोड़, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर आपने जो है 80 लाख का बोरिंग करा था, तो 20 लाख का आपको जो है इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में मोटा मोटा आपका जो है आउटफ्लो कितना हुआ, इस केस में मोटा मोटा आपका आउटफ्लो हुआ 1 करोड़ का। तो अगर आप देखते हो कि भाई आपके पास दो ऑप्शन थे, आपके पास दो ऑप्शन थे कि भाई आप क्या करो, यूएसए से डायरेक्टली बोरिंग कर लो, या फिर आप क्या करो, इंडिया से बोरिंग कर लो, इंडिया से बोरिंग कर लो। जब आपने यूएसए से बोरिंग करी थी तो मैच्योरिटी पे आपका जो है आउटफ्लो कितना हो रहा था, 99 लाख का। जब आपने क्या करा, होम करेंसी में बोरिंग करी, तो उस केस में जो है आपका आउटफ्लो कितना है, 1 करोड़ का है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आउटफ्लो इन ऑप्शन नंबर 1 कितना है, 99 लाख है, और ऑप्शन नंबर 2 कितना है, 100 लाख है। तो इसका मतलब आप क्या है कि भाई आप जो है ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे, आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे। तो फ्रॉम वेयर टू बोरो डिसीजन आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है ना भाई, फ्रॉम वेयर टू बोरो डिसीजन बहुत इजी है। बस अपने को ये देखना है कि भाई अगर मैं यूएसए से बोरिंग करता हूँ तो मेच्योरिटी पे मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली इंडिया से बोरिंग करता हूँ, अगर मैं जो है क्या करता हूँ, इंडिया से बोरो करके डॉलर में कन्वर्ट करा लेता हूँ, तो फिर इंडिया में जो है मेरा मेच्योरिटी पे कितना आउटफ्लो रहेगा, जो भी आपको बेनिफिशियल रहता है आप क्या कर सकते हो, वो चूज कर सकते हो। तो आप ये वाली कैलकुलेशन करोगे, आप जो ये वाली कैलकुलेशन करोगे और ये चेक करोगे कि भाई दोनों अप्रोचेज में मेच्योरिटी पे जो मेरा आउटफ्लो है वो मिनिमम कहाँ पर है, अपन क्या करेंगे, उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब देखो फ्रॉम वेयर टू बोरो डिसीजन का एक वेरिएशन है, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या कहा कि जब सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है, व्हेन ओनली इंटरेस्ट रेट ऑफ 2 कंट्रीज आर गिवन, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट गिवन। तो अगर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेट नहीं दे रखा है, अगर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज रेट नहीं दे रखा है, तो उस केस में जो है आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो सीधी सी बात क्या है, अभी भी हमारा क्वेश्चन यही है, अभी भी हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ये इंडिया है और ये यूएस है। अभी भी हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई ये इंडिया है, ये यूएस है, मुझे जो है $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है क्या है, $1 लाख की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रखी है कि भाई फॉर एग्जांपल
आप इंडिया से बोरिंग करते हो तो जो है 6% रहेगा, ठीक है ना, और यूएसए से बोरिंग करते हो तो 5% रहेगा। आपको जो है क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं दे, सॉरी इंटरेस्ट रेट दे रखी है, एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी। तो सीधी सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इंडिया से बोरो करोगे तो 6% आपको ब्याज देना पड़ेगा, यूएसए से बोरो करोगे तो कितना देना पड़ेगा, 5% ब्याज देना पड़ेगा। तो आप कौन सा यूज करोगे, आप जो है बेसिकली यूएसए वाला फॉलो करोगे। तो लोगों ने कहा कि जब सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है, जब आपको जो है सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रखी है टू कंट्रीज की, एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, तो उस केस में जो आप कैलकुलेट करोगे, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई अगर आप जो है क्या करते हो, इंडिया से लोन उठाते हो तो आपका नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बैठता है। तो कैलकुलेट द नेट इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर होम करेंसी लोन। तो फॉर एग्जांपल इन लोगों ने कहा कि भाई कैसे निकालोगे, भाई इंडिया में ये देख लो कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना है, इंडिया में जो है अपना इंटरेस्ट कितना है, अपना जो इंडिया है उसमें इंटरेस्ट रेट है 6%। तो बेसिकली इंडिया का जो है इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 6% हो गया। हम ये देखेंगे कि भाई अगर मैं इंडिया से बोरो करता हूं तो मेरा कोई एडिशनल चार्जेस लगता है क्या। फॉर एग्जांपल मुझे जो है 1% क्या करना पड़ेगा, 1% जो है एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा, 1% कोई एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा बैंक को। तो उस केस में जो इंडिया का नेट इफेक्टिव कॉस्ट है वो कितना बैठा, 7% बैठा। तो ये बात समझ में आई। अब अपन ये देखेंगे कि भाई अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं जो है बेसिकली फॉरेन करेंसी में लोन लेता हूं, मतलब बेसिकली अगर मैं यूएसए से लोन लेता हूं लेट से सपोज, तो उस केस में मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बैठेगा। तो उस केस में देखो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, 5% है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट रेट मेरा हो गया बेसिकली 5%, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया मेरा 5% हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन में मोटा मोटा अगर आपको जो है बेसिकली ये कह दे, क्वेश्चन में जो है मोटा मोटा अगर आपको बेसिकली ये कह दे कि कोई विदहोल्डिंग टैक्स भी है। विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है समझना, क्वेश्चन में अगर आपको जो है कभी कभी ये दे दे कि भाई कोई विदहोल्डिंग टैक्स भी है तो क्या होगा, देखो क्या दे रखा है, इफ अंडर फॉरेन करेंसी लोन विदहोल्डिंग टैक्स इज गिवन देन इंटरेस्ट रेट विल बी। अभी मैंने आपको क्या बताया, भाई आपको क्या करना है, आपको जो है इंटरेस्ट रेट लेनी है, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट लेनी है 5%। लेट अस से सपोज कि भाई क्वेश्चन आपको ये कहता है कि जब आप क्या करोगे, यूएसए के वेंडर को, ठीक है ना, यूएसए के बैंक को क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली विदहोल्डिंग टैक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, विदहोल्डिंग टैक्स बोले तो टीडीएस काटना पड़ेगा, आपको जो है टीडीएस काटना पड़ेगा 10% का। विदहोल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट आपने जो है डीटी में समझ रखा होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी फॉरेन बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, 10% ईडीएस काटना है, आपको क्या करना है, 10% ईडीएस काटना है। तो लॉजिकली आप करोगे क्या, लॉजिकली आप जो है करोगे ये कि भाई 5% में से 5% का 10% क्या करोगे, 5% में से मैं लिख देता हूं उधर कि भाई लॉजिकली आप क्या करोगे कि जो 5% है, 5% का आपको जो है क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है किसको, बैंक को। उसमें से क्या करोगे, उसमें से 0.5% तो जो है काट के किसको पे कर दोगे, इंडियन गवर्नमेंट को पे कर दोगे, जो टीडीएस होता है। बाकी 4.5 किसको पे करोगे, बाकी 4.5 जो है बेसिकली फॉरेन बैंक को पे करोगे। यही होता है ना जनरली, टीडीएस का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है डीटी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फॉरेन बैंक है, कभी कभी जो फॉरेन बैंक है वो ये कहती है कि भाई देखो इंडिया में जो भी टीडीएस लग रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो जो है बेसिकली 5% ही चाहिए, ठीक है ना। अभी इस केस में देखोगे आप, अभी इस केस में देखोगे तो 5% में से 0.5% तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है और 4.5% किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तो आपने जब 5% का इंटरेस्ट का पेमेंट करा, 0.5% काट के जो है गवर्नमेंट को जमा करा दिया और फॉरेन बैंक को दिया कितना, सिर्फ और सिर्फ 4.5%, ठीक है ना। मतलब 10% आपने जो है गवर्नमेंट को जमा करा दिया और 90% दिया किसको, 90% दिया फॉरेन बैंक को। लेकिन फॉरेन बैंक कहती है कि भाई देखो हम आपको लोन दे रहे हैं लेकिन हमारी कंडीशन ये है, फॉरेन बैंक क्या कहती है, रोहन को ये कहती है कि रोहन हम आपको लोन दे रहे हैं लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि जो भी इंडिया में टीडीएस वीडीएस लगता है ना वो हम बियर नहीं करना चाहते, वो हम बियर नहीं करना चाहते, हमें तो जो है 5% ही चाहिए, हमें तो जो है 5% ही चाहिए। अब फॉरेन बैंक क्या बोलती है, फॉरेन बैंक देखो ये बोलती है कि भाई देखो हमें तो बेसिकली 4.5 की जगह 5% ही चाहिए, हमें तो जो है 4.5 की जगह 5% ही चाहिए। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई देखो जब आप पेमेंट करोगे आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इतना अमाउंट, हम जो है बेसिकली एक्स अमाउंट, हम जो है एक्स अमाउंट का पेमेंट करेंगे किसको, हम जो है एक्स अमाउंट का पेमेंट करेंगे फॉरेन बैंक को। अच्छा, जो आफ्टर टीडीएस रिडक्शन कितना बन जाए, 5% बन जाए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भाई गवर्नमेंट को जो है टीडीएस मिला था, गवर्नमेंट को टीडीएस मिल गया। अच्छा, फॉरेन बैंक को 5% मिला था तो फॉरेन बैंक को भी क्या मिल गया, 5% मिल गया। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में जो है अपन इस 5% को 90% की तरह ट्रीट करेंगे, 5% को 90% की तरह ट्रीट करेंगे। तो आप निकाल के बताओ मुझे कि भाई अगर 5 90% के बराबर है तो 5 डिवाइड बाय अगर मैं क्या करता हूँ 90% करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, 5.55%। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है बेसिकली एज अ पेयर, मैं जो है एज अ पेयर क्या करूंगा, 5.55% का इंटरेस्ट पे करूंगा, 5.55% का इंटरेस्ट पे करूंगा, जिसमें से जब मैं 10% का टीडीएस काटूंगा, जब मैं क्या करूंगा 10% का टीडीएस काटूंगा तो 0.55% जो है मैं टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। अच्छा, मैंने क्या करा, 5.55 का इंटरेस्ट पे करा, ठीक है ना, उसमें से 0.55, उसमें से मैंने क्या करा 0.55% इंटरेस्ट काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया और बैलेंस 5% किसको दे दिया, बैलेंस 5% गवर्नमेंट को दे दिया। तो मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं, मोटा मोटा ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर क्वेश्चन के अंदर आपको विदहोल्डिंग टैक्स दे दे, क्वेश्चन में अंदर अगर आपको विदहोल्डिंग टैक्स दे दे तो उस केस में जो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 5% की जगह कितना हो जाएगा, 5.55% हो जाएगा। तो अपन इधर 5% की जगह क्या लिखेंगे, 5% की जगह लिखेंगे 5.55%। तो ये आपने जो है बेसिकली टीडीएस नेट ऑफ टैक्स का कंसेप्ट पढ़ रखा होगा डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है ना। तो डीटी में हम अपन पढ़ते भी हैं
टीटी में अपन जो एनआर टैक्सेशन होता है, जो टीडीएस वाला चैप्टर होता है, वहां पर अपन पढ़ते भी है कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है बेसिकली टीडीएस नेट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको लॉजिकली कंसेप्ट बता दिया, वापस समझ लेते हैं। भाई पहले आप क्या कर रहे थे, 5% का जो है इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो उसके अंदर से 10% जो है आप गवर्नमेंट को पे कर देते थे, बाकी बैलेंस 90% किसको पे कर देते थे, फॉरेन बैंक को। फॉरेन बैंक ने कहा कि भाई देखो हमें तो जो है 5% ही चाहिए, हमें तो जो है 5% चाहिए, हमें जो है इंडिया का टीडीएस वीडीएस से लेना देना नहीं है। तो उस केस में मोटा मोटा आपको जो है इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट जो है फॉरेन बैंक को पे करना पड़ेगा, जिसमें से जब आप टीडीएस काटो, जब आप 10% टीडीएस काटो तो बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है 5%। मतलब बेसिकली टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस कटेगा 10%, टीडीएस कटेगा 10%। इसका मतलब क्या है कि भाई 5% जो है बेसिकली हमको किसको देना है, फॉरेन बैंक को देना है। तो 5% किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो 5/90% करता हूं मैं, इधर लिखूंगा मैं 5%, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस विदआउट टैक्स कितना है, 10% है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 10% कितना हो जाएगा, मोटा मोटा आप इसको ऐसा अज्यूम करो कि भाई 1 माइनस 0.1, ठीक है ना। तो विदआउट टैक्स कितना है, विदआउट टैक्स है 10%, विदआउट टैक्स कितना है, मोटा मोटा आपका विदआउट टैक्स है आपका 10%, तो 10/100 करोगे तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो 5% डिवाइड बाय, जैसे आप क्या करोगे 5% डिवाइड बाय 90% करोगे तो आपका अमाउंट कितना निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा 5.55%। तो मोटा मोटा आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है, जो पेयर है, उसके हाथ में इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बैठा, 5.55% बैठा, जिसके अंदर उसने क्या करा, 10% तो गवर्नमेंट को पे करा, और बाकी जो है बैलेंस 90% किसको दे दिया, बाकी बैलेंस जो है 90% फॉरेन बैंक को दे दिया। तो उस केस में जो आपका ये इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 5.55% हो जाएगा। और निकाला कैसे, मैंने आपको बता दिया। ऊपर क्या लोगे, इंटरेस्ट रेट लोगे, ऊपर आपको क्या लेना है, इंटरेस्ट रेट लेना है, और 1 माइनस विदहोल्डिंग टैक्स कर दोगे, 1 माइनस क्या कर दोगे, विदहोल्डिंग टैक्स कर दोगे। तो बेसिकली मोटा मोटा 100 माइनस 10 कितना होता है, 90% होता है। 100 माइनस 10 कितना होता है, 90% होता है। या फिर 1 माइनस विदहोल्डिंग टैक्स की तरह करना चाहो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 1 माइनस 0.1 कर दो, 1 माइनस क्या कर दो, 0.1 कर दो। तो विदहोल्डिंग टैक्स कितना है, 10% है, तो 10/100 कितना होता है, 10/100 होता है आपका बेसिकली 0.1। तो 1 माइनस 0.1 करोगे तो कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा। और 90% का भी मतलब क्या होता है, 90% का भी मतलब 0.9 ही तो होता है ना। तो 90/100 करोगे तो कितना आएगा, 0.9 ही आएगा। तो अभी आपको जो है मैंने ये समझा दिया कि जब आपने क्या कर रखा है, जब आपने बेसिकली फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है, जब आपने क्या कर रखा है, फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है, तो जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है क्वेश्चन में दे रखा होगा वो डाल देना। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको विदहोल्डिंग टैक्स दे दे, क्वेश्चन में अगर आपको जो है विदहोल्डिंग टैक्स की बात कर दे, तो फिर जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा क्यों, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। बढ़ेगा क्यों, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। उसका फॉर्मुला भी आपको लिख के आना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 माइनस विदहोल्डिंग टैक्स। डन है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, अब एक और चीज आपको समझना है। ये तो हो गया बेसिकली फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो है बेसिकली एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम और डिस्काउंट का ऑन फॉरेन करेंसी लोन। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, यूजिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से मैंने आपको जो है बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट का वो फॉर्मुला बताया था, अगर आपको याद हो तो। देखो ये रहा, प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना मैंने आपको जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से सिखाया था। प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना मैंने आपको जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से बताया था। देखो ये रहा कि भाई आप जो है एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट किस तरह से निकाल सकते हो। तो देखो यूजिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से आप जो है क्या कर सकते हो, बेसिकली एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट निकाल सकते हो किस पे, एक्सचेंज रेट पे। कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी माइनस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट बेस करेंसी। तो पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, ये प्रीमियम होता है, और नेगेटिव आता है तो क्या होता है, बेसिकली डिस्काउंट होता है। तो जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो फॉरेन करेंसी लोन पे, जो आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो फॉरेन करेंसी लोन पे, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि भी प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक्सचेंज रेट इंपैक्ट करेगी ही, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक्सचेंज रेट इंपैक्ट करेगी ही, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो है एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, क्वेश्चन में जो है आपको एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी। तो सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या करेंगे, अपन जो है बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट का जो है एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो क्या दे रखा है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरेन करेंसी लोन। प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरेन करेंसी लोन का आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे। अगर प्रीमियम दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। प्रीमियम दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डिस्काउंट दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट में से लेस करेंगे। लॉजिक समझना है क्या, आ जाओ लॉजिक समझाते हैं आपको। देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आज की रेट पे फॉर एग्जांपल $1 की रेट चली है ₹100, आज की रेट पे $1 की रेट कितनी चली है, ₹100 चल रही है। अच्छा, आज अगर मैंने फॉर एग्जांपल लोन लिया है $1 का, फॉरेन करेंसी मैंने $1 का लोन लिया है, और मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, मेरा इंटरेस्ट रेट है अपन अज्यूम करते हैं 10%। तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे आपको जो है पेमेंट कितना करना पड़ेगा भाई, $1 का 10% कितना होता है, बताओ। $1 का 10% कितना होता है, $1 का अगर आप 10% देखोगे तो मोटा मोटा ये निकल के आएगा क्या, $0.1, ठीक है ना, $0.1। मैं आपको जो है लॉजिक बता रहा हूँ, मैं जो है आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि भाई कैसा हो रहा है। सुनो, आज की डेट पे आपने क्या करा है, $1 की बोरिंग करी है। आज की डेट पे आपने जो है फॉरेन करेंसी में $1 की बोरिंग करी है। अच्छा, आज की डेट पे जो है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, आज की डेट पे एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, $1 = 100। अब सुनो, जो आपने लोन बोरो करा है उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है। तो मोटा मोटा जब आप क्या करोगे, 1 साल बाद इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट कितना पे करोगे, $1 का 10% कितना होता है, $0.1। कितना होता है, $0.1 होता है, राइट। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई मैच्योरिटी पे जो ये एक्सचेंज रेट है, मैच्योरिटी पे जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी हो गई, 150 हो गई, $1 = 150 हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ,
जब आप क्या करोगे, जब आप बेसिकली इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, जब आप इंटरेस्ट का क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है ना, जब आप क्या करोगे इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो ये $0.1 का पेमेंट करोगे। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, $0.1 का पेमेंट करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पे अगर मैं बात करूं या फिर एक साल की बात करूं, एक साल बाद जो है मेरा एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इक्वल्स टू 150 है, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 150 कर दूंगा। क्या कर दोगे, इंटू 150 कर दोगे, तो करो कितना आ रहा है ये 0.1 इंटू 150 करा मैंने, तो कितना निकल के आ गया ये, मेरे को जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब से 15 रुपए देने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब से 15 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, तो मोटा मोटा मुझे ये बताओ, आपका जो है इफेक्टिव कॉस्ट कितना बेटा, आपने क्या करा, आपने जो है इनिशियली $1 बोरो करा, आपने क्या करा, इनिशियली $1 बोरो करा, मतलब आपकी जेब में जो है बेसिकली मोटा मोटा 100 रुपए आ गए, आपकी जेब में मोटा मोटा 100 रुपए आ गए, क्योंकि $1 आपने बोरो करा, उसको जब कन्वर्ट कराओगे रुपीज में तो कितना आ गया, ये 100 रुपए आ गया। मैच्योरिटी पे आपको जो है इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, मैच्योरिटी पे जो है आपको इंटरेस्ट इफेक्टिवली रुपीज में पे करना पड़ा, कितने का, रुपीज में आपको पे करना पड़ा 15 का। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, आपको इफेक्टिव कॉस्ट हो गया 15 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया ये, मोटा मोटा आपका निकल के आ गया 15%। क्या निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया, ठीक है ना। लॉजिकली मैंने बता दिया कि भाई 15% निकल के आया। अब इस फॉर्मुले से भी देख सकते हैं अपन, अब क्या कर सकते हैं अपन, इस फॉर्मुले से भी देख सकते हैं अपन, मोटा मोटा जो है इस फॉर्मुले से भी समझ सकते हैं कि भाई वैसे तो आपका इंटरेस्ट कितना था, वैसे तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट था 10%, वैसे तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना था 10% था, जब आपने क्या करा था डॉलर में बोरो करा था तो आपका इंटरेस्ट कितना था 10% था। लेकिन अपन ने क्या करा, अपन ने जो है प्रीमियम और डिस्काउंट को, प्रीमियम और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे $1 की रेट 100 रुपए थी, बाद में कितनी हो गई, $1 की रेट 150 हो गई, तो क्या हुआ, ये बेसिकली प्रीमियम ही तो है ना, ये क्या है, प्रीमियम है, तो क्या प्रीमियम का और डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। 150 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, इंटू 100 करो, कितना आ रहा है ये आपका निकल के आएगा 50%। क्या निकल के आएगा, मोटा मोटा ये निकल के आएगा आपका 50%। तो 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे, कितना क्या निकल के आ जाएगा, 50% निकल के आ जाएगा। तो आपका एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना निकल के आया, आपका जो है एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना निकल के आया, 50% निकल के आ गया। अब आ जाओ, एक सेकंड समझना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जो आपका एनुअल प्रीमियम और डिस्काउंट का परसेंटेज है वो कितना निकल के आया, 50% निकल के आया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई आपका जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना था 10% था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% का 50% ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 10% का क्या करना पड़ेगा, 50% ऐड करना पड़ेगा। तो सुनो, आपको जो है एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट का परसेंटेज मिला कितना, 50% है, एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट का परसेंटेज कितना मिला, 50% मिला। तो करो 10 का 50% करो, 10 का अगर मैं 50% करता हूं तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, आपका जो है इफेक्टिव कॉस्ट हो गया 15%। तो लॉजिकली मैंने आपको बता दिया, लॉजिकली मैंने आपको जो है इस फॉर्मुले का डेरिवेशन बता दिया कि भाई ये वाले फॉर्मुले में अपन प्रीमियम और डिस्काउंट को ऐड क्यों करते हैं। अच्छा, ये वाली चीज अपने को कब अप्लाई करनी है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, जब आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रखी हो, क्या दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रखी हो, एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी। क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट दे रखी होगी तो अपन ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, अपन ने ऊपर जो करा था, अपन ने जो ऊपर अप्रोच फॉलो करी थी वो यूज कर सकते हैं। भाई अपन ये देख सकते हैं कि भाई एब्सोल्यूट अमाउंट में, एब्सोल्यूट अमाउंट में मैच्योरिटी में कितना आउटफ्लो होगा, लेकिन जहां पर आपको एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, जहां पर आपको एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। एंड अगेन मैंने ये जो प्रीमियम डिस्काउंट ऐड क्यों करते हैं, लेस क्यों करते हैं, लॉजिकली समझा दिया, एग्जांपल से ही बता दिया कि भाई अगर आप क्या करते हो, एक्सचेंज दे रखी होती, अगर एक्सचेंज दे रखी होती तो भी आपका 15% आता, एक्सचेंज नहीं दे रखी तो भी मेरा आंसर कितना आया, 15% ही आया। तो लॉजिकली अपने को जो ये समझ में आ गई होगी कि भाई अपन जो है कहां से बोरोइंग करें, फ्रॉम वेयर टू बोरो डिस्टेंस, आपको जो है लॉजिकली समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट पे आते हैं, आ जाओ, इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब है, पढ़ो देखो, अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि भाई एक डोमेस्टिक बैंक का फॉरेन कंट्री में, फॉरेन बैंक में एक अकाउंट, तो लेटर से सपोज कि भाई ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये यूएसए है। अच्छा, यूएसए में एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया में एक बैंक है एसबीआई। तो अगर एसबीआई क्या करती है, एसबीआई जो है अगर बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका में अपना जो है एक अकाउंट खुलाती है इन डॉलर, इन डॉलर, तो ये जो एसबीआई ने क्या करा है, अकाउंट खुलाया है इन बैंक ऑफ अमेरिका, इन बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। तो इंडिया में एक बैंक है एसबीआई, यूएसए में एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, एसबीआई ने क्या करा है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास एक अकाउंट खुलाया है इन डॉलर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। तो पढ़ लो, अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, अवर अकाउंट इन योर बैंक, तो हमारा अकाउंट आपके बैंक में, एसबीआई क्या बोल रही है, हमारा अकाउंट आपके बैंक में, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। अच्छा देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल समझना, बैंक ए इन इंडिया होल्ड्स एन अकाउंट इन बैंक बी इन यूएसए इन यूएसडी, वही बात हो गई। तो फॉर बैंक ए इंडिया दिस इज अ नोस्ट्रो अकाउंट, मतलब उसका अकाउंट जो है फॉरेन बैंक के पास। अब देखो आगे आगे क्या दे रखा है, द अकाउंट इज यूज फॉर द ट्रांजेक्शन इन डॉलर, इफ एन इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स गुड फ्रॉम द यूएस इट कैन पे इन डॉलर थ्रू दिस नोस्ट्रो अकाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है, इंडिया में एक रोहन है, ठीक है ना, इंडिया में एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, इंडिया में एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, उसने क्या करा है, उसने जो है यूएसए से माल इंपोर्ट कराया है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो आरजी लिमिटेड है, ये जो आरजी लिमिटेड है क्या कर सकती है, आरजी लिमिटेड जो है ना,
बेसिकली इस नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकती है। एसबीआई का बेसिकली बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट है ना, एसबीआई का जो है बेसिकली बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट है ना, डॉलर में है, ठीक है ना। अच्छा, तो आरजी लिमिटेड क्या करेगा, एसबीआई के पास पैसा जमा कराएगा। आरजी लिमिटेड एसबीआई के पास क्या करेगा, पैसा जमा कराएगा रुपीज में, और एसबीआई क्या करेगी, डॉलर में पेमेंट कर देगी किसको, यूएस सप्लायर को। तो वही इन लोगों ने कहा कि भाई दिस अकाउंट इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन इन डॉलर। अगर कोई कंपनी है वो क्या करती है, यूएस से गुड्स इंपोर्ट कराती है, तो वो क्या कर सकती है, इट कैन पे इन यूएसडी थ्रू दिस नोस्ट्रो अकाउंट। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो नोस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब होता है, इंडिया की एक बैंक का अकाउंट, इंडिया की जो है एक बैंक का अकाउंट कहां पर खुला हुआ है, फॉरेन बैंक में खुला हुआ है, फॉरेन करेंसी में। डन है। अच्छा, देखो क्या दे रखा है, नोस्ट्रो अकाउंट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट विद फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। इट इज क्रेडिटेड व्हेन वी मेक स्पॉट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेबिटेड व्हेन वी मेक स्पॉट सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली नोस्ट्रो अकाउंट भी जो है बैंक अकाउंट की तरह ही तो है, नोस्ट्रो अकाउंट भी तो बैंक अकाउंट की तरह ही तो है। तो जो आपका बैंक अकाउंट होता है नॉर्मल, उसमें क्या करते हो, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा क्या होता है, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी तरह से अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेसिकली एसबीआई ने क्या कर रखा है, एसबीआई ने जो है बेसिकली बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खुला रखा है डॉलर में। तो इन लोगों ने कहा कि भाई नोस्ट्रो अकाउंट जो है बेसिकली बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। अगर आप क्या करते हो, अगर जो है बेसिकली एसबीआई क्या करती है, डॉलर परचेज करती है, या फिर एसबीआई क्या करती है, बेसिकली मोटा मोटा डॉलर परचेज करती है, तो क्या होगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। अच्छा, इसी तरह से अगर ये जो एसबीआई है अपने नोस्ट्रो अकाउंट से क्या करती है, डॉलर को रेमिट करती है या फिर डॉलर सेल करती है, तो क्या होगा, अकाउंट जो है डेबिट होगा। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है एक तरह का बैंक अकाउंट ही है। इसमें अगर आप क्या करोगे, पैसा जमा कराओगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर आपने पैसा क्या करा, पैसा जो है बेसिकली विड्रॉ करा, या फिर आपने जो है करेंसी सेल कर दी, रेमिट कर दी करेंसी, तो क्या होगा, डेबिट होगा। एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिट एंड डेबिट का आप क्या निकालोगे, क्रेडिट एंड डेबिट का आप जो है क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। लॉजिकली बात समझ में आ गई आपको। तो नोस्ट्रो अकाउंट क्लियर है। नोस्ट्रो अकाउंट का सिंपल सा क्या मतलब समझा आपने, कि भाई इंडिया की एक बैंक का अकाउंट फॉरेन बैंक में है, फॉरेन करेंसी में, टाइप। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा भाई। जो आपका ये नोस्ट्रो अकाउंट है, इसके अंदर ओपनिंग में हो सकता है कि भाई आपके पास क्या हो, $100 हो, ओपनिंग में आपके पास $100 हो। आपने करंट डे में जो है $50 परचेज करे, करंट डे में आपने क्या करे, $20 सेल कर दिए, $20 सेल कर दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा भाई, 150 - 20 तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, $130 का जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। अब अगर आगे बढ़े, अब आ जाते हैं अपन वोस्ट्रो अकाउंट पे। देखो वोस्ट्रो अकाउंट पे आ जाओ। अब देखो अपन बात करते हैं वोस्ट्रो अकाउंट की। अच्छा, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है, सीधी सी बात ये है, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है समझना। यूएसए में एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया में एक बैंक है एसबीआई। अच्छा, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है इसने क्या कर रखा है, एसबीआई के पास अपना जो है एक अकाउंट खुला रखा है इन रुपीस, उसको अपन क्या कहते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। देखो वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है, इट इज द अपोजिट ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट। अच्छा, वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है, इट इज अ अकाउंट दैट अ फॉरेन बैंक होल्ड्स इन अ डोमेस्टिक बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज योर अकाउंट इन अवर बैंक। तो नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या था, हमारा अकाउंट आपके पास। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है, आपका अकाउंट हमारे पास, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, बैंक बी इन यूएसए मेंटेन्स एन अकाउंट इन आईएनआर विद बैंक ए इंडिया। अच्छा, तो फॉर बैंक ए इंडिया दिस इज अ वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक ए इंडिया के लिए क्या होगा, ये वोस्ट्रो अकाउंट होगा। मतलब क्या है, आपका अकाउंट हमारे पास, आपका अकाउंट हमारे पास। तो देखो क्या दे रखा है, बैंक बी कैन यूज दिस अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन इन आईएनआर। अगर कोई यूएस कंपनी ने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है, अगर यूएस कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया, ठीक है ना, इट कैन रिसीव आईएनआर पेमेंट्स टू दिस वोस्ट्रो अकाउंट। लॉजिकली बात समझ आ गई, इजी है ना। तो फॉर एग्जांपल इन लोगों ने कहा कि भाई अगर यूएसए ने क्या करा है, माल एक्सपोर्ट करा है इंडिया में, यूएसए ने क्या करा है, इंडिया में कोई माल एक्सपोर्ट करा है। अच्छा, यूएसए ने क्या करा है, इंडिया में कोई माल एक्सपोर्ट करा है। अब बेसिकली जिस बंदे ने क्या करा है, जिस बंदे ने इंडिया में माल इंपोर्ट कराया है, उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो आरजी है, ये क्या कर सकता है, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका का ब्रांच है ना इंडिया में, उसके पास जो है पैसा क्या कर सकता है, जमा करवा सकता है। उसके बाद जो है पैसा क्या कर सकता है, जमा करा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ये क्या करेगी, इसको जो है कन्वर्ट करके किसको दे देगी, ये जो सप्लायर था उसको दे देगी। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो ये जो आरजी लिमिटेड है क्या करेगा, आरजी लिमिटेड है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज क्या करे, 1 लाख रुपीज जो है इसने बेसिकली जमा करा दिए, कहाँ पर, 1 लाख रुपीज जो है जमा करा दिए, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई में ब्रांच खोल रखा था वहां पर। अभी बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगी, बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये $1 लाख को कन्वर्ट करके किसको दे देगी, कन्वर्ट करके डॉलर में सप्लायर को दे देगी। लॉजिकली बात समझ आ गई आपको। तो सिंपल सा मतलब ये है, आपको जो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब ये है कि भाई हमारा अकाउंट आपके पास, वोस्ट्रो का मतलब क्या है कि भाई उनका अकाउंट हमारे पास। अच्छा, अब एक नेक्स्ट अकाउंट आता है लोरो अकाउंट, एक नेक्स्ट अकाउंट आता है लोरो अकाउंट। देखो क्या दे रखा है, तो देखो अपन देखने जा रहे हैं लोरो अकाउंट। अच्छा, लोरो अकाउंट एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। ये इंडिया है,
ये यूएसए है और ये क्या है, ये बेसिकली यूके है। इंडिया में एक बैंक है बैंक ए, इधर है एक बैंक ए, इधर है बैंक नंबर बी, और ये है बैंक सी। अच्छा आप सुनो, बैंक ए ने क्या कर रखा है, बैंक बी के पास एक अकाउंट खुलवा रखा है। बैंक ए ने बैंक बी के पास क्या कर रखा है, एक अकाउंट खुला रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक ए क्या करती है, फॉरेन बैंक में अपना एक अकाउंट खुलाती है, ठीक है ना। तो अगर बैंक ए फॉरेन कंट्री में फॉरेन बैंक में एक अकाउंट खुलाती है तो इसको क्या बोला जाता है, नोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। आप सुनो, बैंक ए का जो है बेसिकली, बैंक ए का बेसिकली बैंक बी के अंदर एक अकाउंट है, बैंक ए का बैंक बी के अंदर एक अकाउंट है। अच्छा, बैंक सी जो है, बैंक सी का जो है बैंक ए के अंदर एक अकाउंट है। अब सुनो, बैंक सी को क्या करना है, बैंक बी को पेमेंट करना है। तो उसने क्या करा, बैंक सी ने जो है बैंक ए को पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, और बैंक ए ने क्या करा, बैंक ए ने जो है बैंक बी को पेमेंट कर दिया। बात समझ में आई? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक सी को क्या करना था, बैंक बी को कुछ पेमेंट करना था। तो बैंक सी ने क्या करा, कुछ पैसा जो है बैंक ए के पास जमा कराया, ठीक है ना। बैंक सी का बैंक ए में अकाउंट है ना, तो बैंक सी ने क्या करा, अपने अकाउंट में जो है कुछ पैसा जमा कराया। अच्छा, अब बैंक ए के अकाउंट में जो है पैसा आ गया, अब बैंक ए क्या करेगी, बैंक ए जो है बेसिकली वो पेमेंट किसको कर देगी, बैंक बी को कर देगी। लॉजिकली बात समझ आ गई? तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई बैंक ए ने क्या कर रखा है, बैंक ए ने जो है बेसिकली बैंक बी में अपना एक अकाउंट खुला रखा है। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, इसको तो अपन बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। अच्छा सुनो, बैंक सी को क्या करना था, बैंक सी को जो है बैंक बी को पेमेंट करना था, बैंक सी को क्या करना था, बैंक बी को पेमेंट करना था। तो बैंक सी ने क्या बोला, बैंक सी ने बैंक बी को ये बोला कि देखो मेरा मेरा जो है आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, मेरा जो है आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा बैंक ए के पास अकाउंट है और बैंक ए का आपके पास अकाउंट है। तो बैंक सी ने जो है बैंक बी को क्या बोला, बैंक सी ने बैंक बी को ये बोला कि भाई देखो मैं लोरो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, लोरो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रही हूं। लोरो अकाउंट का मतलब क्या है कि दूसरी बैंक का जो है अकाउंट, दूसरी बैंक का अकाउंट किसके पास है, बैंक बी के पास है। तो बैंक सी ने बैंक बी को ये कहा कि भाई देखो मैं आपको डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर रही, मेरे पास जो है मेरा अकाउंट आपके पास नहीं है, मेरा जो है अकाउंट आपके पास खुला हुआ नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, लोरो अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ। तो लोरो अकाउंट का मतलब क्या है कि देयर अकाउंट विथ बैंक बी, देयर अकाउंट विथ बैंक बी। तो मैंने आपको जो है तरीका बता दिया कि पेमेंट किस तरह से जा रहा है। अब पढ़ो भाई, लोरो अकाउंट का क्या मतलब है कि भाई व्हेन बैंक बोले तो व्हेन बैंक नंबर सी रिफर्स टू थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट, तो रिफर्स टू बैंक ए का बैंक अकाउंट हेल्ड विथ बैंक बी, ठीक है ना। तो व्हेन बैंक सी रिफर्स टू बैंक ए का बैंक अकाउंट, ठीक है ना, विथ बैंक बी, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोरो अकाउंट बोलते हैं। तो इट इज देयर अकाउंट विथ योर बैंक, इट इज देयर अकाउंट विथ योर बैंक। तो बैंक सी ने क्या बोला, बैंक सी ने जो है बैंक बी को ये कहा कि भाई मैं क्या कर रही हूं, मैं जो है बैंक ए के अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट करा रही हूं, मैं जो है बैंक ए के अकाउंट के थ्रू बैंक आपको पेमेंट करा रही हूं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोअर अकाउंट कहते हैं। देखो क्या दे रखा है, बैंक नंबर सी इन द यूके रिफर्स टू बैंक ए का अकाउंट इन बैंक बी एज अ लोअर अकाउंट। अच्छा, अगर बैंक सी को कुछ पैसा भेजना है यूएस में, बैंक सी को कुछ पैसा भेजना है यूएस में, तो वो क्या कर सकती है, इट मे डू सो थ्रू बैंक ए का नोस्ट्रो अकाउंट इन बैंक बी। वो क्या कर सकती है, बेसिकली बैंक ए के थ्रू पेमेंट करवा सकती है। दिस सिंप्लीफाइज द ट्रांजेक्शन जहां पर बैंक हैव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो टेक्निकली बस नाम दे दिया इन लोगों ने, टेक्निकली नाम दे दिया कि भाई अगर बैंक सी क्या करती है, बैंक बी को रेफर करती है किसी तीसरे पार्टी का अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, लोअर अकाउंट। तो बैंक सी क्या बोल रही है बैंक बी को कि भाई देखो मैं जो है लोरो अकाउंट के थ्रू पेमेंट करा रही हूं, मैं जो है लोरो अकाउंट के थ्रू पेमेंट करा रही हूं। एंड लोरो अकाउंट का क्या मतलब है कि थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट जो है, थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट जो आपके पास खुला हुआ है, थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट जो आपके पास खुला हुआ है, ठीक है, डन है। तो आपको समझ में आ गई बात, नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट, नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। नोस्ट्रो का मतलब क्या है, हमारा अकाउंट आपके पास, वोस्ट्रो का मतलब क्या है, तुम्हारा अकाउंट हमारे पास, और लोरो का मतलब क्या है कि भाई किसी थर्ड पार्टी बैंक का अकाउंट किसी दूसरी बैंक के साथ, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। तो अपन ने जो है नोस्ट्रो वोस्ट्रो एंड लोरो समझ लिया। अब अपन समझते हैं एक कंसेप्ट एक्सचेंज पोजीशन का, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं अपन एक्सचेंज पोजीशन का। देखो क्या दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन का क्या मतलब है, एक्सचेंज पोजीशन रिफर्स टू अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक, ठीक है ना। अच्छा, दिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द स्पॉट एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, ऑल द स्पॉट एंड फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। तो बेसिकली अपन एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, स्पॉट एंड फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, इट इंक्लूड परचेजेस, मतलब अगर आप परचेज करोगे तो स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट अपन इन्फो दिखाएंगे, एंड अगर आप जो है सेल करोगे तो स्टेटमेंट में हम क्या दिखाएंगे, आउटफ्लो दिखाएंगे। तो देखो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हमने दिखाया परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये क्या होगा, इनफ्लो, हमने दिखाया सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, ये क्या हुआ, आउटफ्लो। अच्छा सुनो, अगर आपने क्या करा है, आज के दिन पे कोई करेंसी स्पॉट परचेज करी है, तो बेसिकली परचेज के अकाउंट में क्या दिखेगा, परचेज अकाउंट में अपन जो है बेसिकली इन्फो दिखाएंगे। अगर आपने फॉरवर्ड परचेज करा है, फॉरवर्ड परचेज करा है, तो अगेन क्या होगा, इन्फ्लो होगा। अगर आपने क्या करा है, डिमांड ड्राफ्ट परचेज करा है, ड्राफ्ट परचेज करा है, बिल परचेज करा है, तो बेसिकली अपन क्या दिखाएंगे, इन्फो दिखाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया
कि भाई ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर जो भी आप स्पॉट में ट्रांजेक्शन करते हो एंड जो भी आप फॉरवर्ड में ट्रांजेक्शन एंटर करते हो उसको अपन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने स्पॉट सेल करी है तो क्या दिखाएंगे हम, आउटफ्लो दिखाएंगे। अच्छा, रेमिटेंस बाय टीटी, टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, या फिर आपने फॉरवर्ड सेल करा है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करा है या फिर ड्राफ्ट इशू करा है, तो बेसिकली आपका क्या दिखेगा, आउटफ्लो दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में आपने जो है, करंट ईयर में आपने $1 लाख का, इन सबको मिला के आपने क्या करा है, इन सबको मिला के आपने बेसिकली $1 लाख का बेसिकली क्या करा है, इनफ्लो करा है फॉरेन करेंसी का। अच्छा, अपन दिखाते कि भाई आपने सेल कितना करा है, अपन अज्यूम करते कि भाई आपने $60,000 का क्या करा है, सेल करा है, $60,000 का क्या करा है, सेल करा है। तो उस केस में क्या होगा, सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये कि भाई आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा $40,000 का। आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल के आएगा, $40,000 का निकल के आ जाएगा। अच्छा सुनो, जब आपने फॉरवर्ड परचेज करा था तो क्या दिखाया था, इन्फो दिखाया था। जब आपने फॉरवर्ड परचेज करा था तो इन्फो दिखाया था। अगर फॉरवर्ड परचेज कैंसिल हो जाता है तो नलिफाई करने के लिए क्या दिखाओगे, आउटफ्लो दिखाओगे। तो जब मैंने फॉरवर्ड परचेज करा तो इन्फो दिखा दिया, यही फॉरवर्ड परचेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है उसको जो है बेसिकली आउटफ्लो में दिखा दूंगा, तो नलिफाई हो जाएगा। तो फॉरवर्ड परचेज अगर कैंसिल होता है तो क्या दिखाएंगे अपन, आउटफ्लो। अच्छा, अगर आपने फॉरवर्ड सेल करा था तो अपने क्या दिखाया था, इन्फ्लो दिखाया था, सॉरी फॉरवर्ड सेल करा तो अपने आउटफ्लो दिखाया था, फॉरवर्ड सेल करा था तो मैंने क्या दिखाया था, आउटफ्लो दिखाया था। अच्छा, फॉरवर्ड सेल करा था जब आपने क्या दिखाया था, आउटफ्लो दिखाया था। जब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड सेल को कैंसिल कर रहा हूँ तो क्या दिखाऊंगा, नलिफाई करने के लिए इन्फो दिखाऊंगा, तो मैंने क्या दिखाया, इन्फो दिखाया। इसी तरह से जब आपने क्या करा था, जब आपने बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट इशू करा था तो आपने क्या दिखाया था, आपने आउटफ्लो दिखाया था। जब बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल होगा तो क्या दिखाएंगे अपन, इन्फो दिखाएंगे। तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको जो है क्वेश्चन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। आपको जो है क्या करना है, इन्फ्लो आउटफ्लो निकाल के जो है बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस आपका निकाल देना है। तो सबका आप टोटल करोगे, अपना टोटल कितना आया, अपना टोटल आया बेसिकली $1 लाख का। इधर कितना आया, 60,000 आया, इधर कितना आया, 60,000 आया। तो अपन बेसिक क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया आपका, 40,000 हो गया। तो ये टोटल हो गया 1 लाख, ये भी टोटल कितना हो गया आपका, 1 लाख। वेरी इजी। अच्छा, एंड जो भी आपका ये क्लोजिंग है, अगले साल का क्या बनेगा, अगले साल का जो है बेसिकली आपका ओपनिंग बनेगा। तो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ओवरबोट या फिर ओपनिंग बैलेंस ओवरसोल्ड। तो लॉजिकली आपको जो है एक्सचेंज पोजीशन पूरा समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का स्टेटमेंट बनाना है। जो भी आप क्या करते हो, स्पॉट में परचेज करते हो या फिर फॉरवर्ड में परचेज करते हो, सारा इनफ्लो होगा। बाकी जो भी आप सेल करते हो वो जो है आपका आउटफ्लो दिखेगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है क्लोजिंग बैलेंस निकाल के आ जाना है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे वहां पर भी जो है इन लोगों ने एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अपन जो है एक्सचेंज पोजीशन के क्वेश्चंस भी करेंगे अगली वीडियो में। तो आप जो है क्वेश्चंस के बेसिस पे भी देख लेना कि भाई किस तरह से अपन ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जो है अपने को आगे बढ़ना है, अपन करते हैं हेजिंग यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स। आ जाओ देखते हैं। तो बेसिकली आ जाओ, अब अपन करेंगे हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है ना। तो अगेन करेंसी फ्यूचर्स का जो कंसेप्ट है बहुत डेप्थ में मैंने डेरिवेटिव चैप्टर में 1 घंटा लेके समझाया था। तो अगर आपको जो है करेंसी फ्यूचर्स का कंसेप्ट नहीं पता, आप जाके उधर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको जो है एक एग्जांपल कराता हूँ। सबसे पहले मैं जो है आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। इस एग्जांपल के बेसिस पे फिर अपन जो है बेसिकली स्टेप्स देख लेंगे। सुनो क्या दे रखा है। एक कंपनी है EFD लिमिटेड, एक कंपनी है EFD लिमिटेड, ठीक है ना, इज एन इंडियन एक्सपोर्ट बिजनेस। इसने क्या करा है, इसने जो है माल एक्सपोर्ट करा है। द कंपनी प्रिपेयर इनवॉइसेज इन कस्टमर का करेंसी। उसके बाद डेटर है कितने के, उसके बाद जो है बेसिकली $1 करोड़ की क्या है, डेटर है। $1 करोड़ की क्या है, डेटर है। इज ड्यू टू बी रिसीव ऑन 1 अप्रैल 2015। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपको जो है बेसिकली 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है ना, $1 करोड़ मिलने वाला है। $1 करोड़ क्या होने वाला है, मिलने वाला है। अच्छा, अपना जो है स्पॉट डेट क्या चल रहा है, अगर आप देखोगे आपका जो है स्पॉट डेट चल रहा है जनवरी 1 2015। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन एज ऑन 1 जनवरी 2015 आपको बता रखा है। एक्सचेंज रेट बता रखी है, एक्सचेंज आपको बता रखी है $/INR। इसका मतलब क्या है कि भाई ₹1 इक्वल्स टू आपको जो है बेसिकली रिस्पेक्टिव डॉलर दे रखे हैं। तो आपको जो है बता रखा है कि भाई ये स्पॉट रेट है, ठीक है ना, ये 1 मंथ फॉरवर्ड है, ये 3 मंथ फॉरवर्ड है। तो आपको क्या दे रखा है, ₹1 इक्वल्स टू हाउ मच डॉलर, ये आपको जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, करेंसी फ्यूचर्स, आपको जो है करेंसी फ्यूचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। करेंसी फ्यूचर्स के बारे में आपको क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगेन वही बात, $/रुपीज। इसका मतलब क्या है कि भाई ₹1 इक्वल्स टू डॉलर की आपको जो है क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बेसिकली 1 मंथ का करेंसी फ्यूचर है और ये 3 मंथ का क्या है, करेंसी फ्यूचर है। आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज बता रखा है, आपको जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइज बता रखा है 24 लाख। अच्छा, 2,48,16,975। तो बेसिकली ये जो है आपको ये क्या दे रखा है, आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज दे रखा है। ये बात आपको क्या बता रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बता रखा है। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है। आगे इन लोगों ने ये क्या रखा है कि भाई जो भी आप क्या करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसमें आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। तो अगर आप जो है 1 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो है बेसिकली 17,500 का क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। अगर 3 मंथ का क्या करते हो, अगर आप जो है बेसिकली 3 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में आपको जो है 22,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना रहेगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझे कब की, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 जनवरी की। अच्छा, इन लोगों ने मुझे एक और चीज कही
इन लोगों ने जो है मुझे एक और चीज़ कही कि भाई 1 अप्रैल 2015 को, मतलब जब मुझे $1 करोड़ मिलेगा, उस दिन पे जो है स्पॉट रेट क्या चल रही है, उस दिन पे जो है एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, बेसिकली उस दिन पे जो है एक्सचेंज मुझे दे रखी है। इसी तरह से करेंसी फ्यूचर्स की जो है मुझे बेसिकली रेट बता रखी है कब की, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2015 की। अच्छा, आज के दिन क्या चल रहा है, 1 जनवरी चल रहा है, और बेसिकली अपने को जो है पैसा कब मिलने वाला है, अपने को पैसा मिलने वाला है 1 अप्रैल को, मतलब कितना महीना हो गया, 3 मंथ्स हो गया। जनवरी पूरा, फेब पूरा एंड मार्च पूरा, कितने महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन यूज करनी है करेंसी फ्यूचर्स की, वो मैं 3 मंथ्स की यूज करूंगा। 1 मंथ की मुझे क्या करनी है, 1 मंथ की आप जो है बेसिकली इग्नोर कर दो, डन है। अच्छा, अब इन लोगों ने ये कहा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एडवांटेजियस टू द कंपनी। बेसिकली कंपनी जो है 3 मेथड कर सकती है, कंपनी जो है क्या कर सकती है, अपने रिस्क को कम करने के लिए 3 काम कर सकती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है ना, या फिर कुछ भी नहीं करे, या फिर क्या कर ले वो, या फिर जो है बेसिकली करेंसी फ्यूचर्स मैचिंग कर ले, ठीक है ना। तो अभी मैं जो है आपको करेंसी फ्यूचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो कुछ भी हेजिंग वाला पॉइंट नहीं है, ये अपन बेसिकली कहाँ पर करेंगे, जब अपन बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे वहां पर देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक का, मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 34 है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। जो आपका करेंसी फ्यूचर्स है वो आपको जो है बेसिकली कैसे दे रखा है, ₹1 हाउ मच डॉलर, ठीक है ना, ₹1 हाउ मच डॉलर के बेसिस पे आपको जो है क्या दे रखा है, आपको जो है करेंसी फ्यूचर्स दे रखा है। आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो है मोटा मोटा, आपको जो है मोटा मोटा 1 करोड़ मिलने वाला है कब, 1 अप्रैल को। $1 करोड़ जो है मिलने वाला है कब, 1 अप्रैल को। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको जो है 1 करोड़ डॉलर क्या करने वाला है, मिलने वाला है। अच्छा, आज की डेट पे एक्सचेंज क्या दे रखी है, आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे दे रखी है, ₹1 कितने डॉलर, इस तरह से आपको जो है एक्सचेंज के बारे में बता रखा है। अच्छा, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, एक्सचेंज रेट के बेसिस पे, ये जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट के बेसिस पे, अच्छा चलो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ कि भाई अगर आज के दिन पे अगर एक्सचेंज रेट कितनी होती, $1 अज्यूम करते हैं कितनी होती, 80 होती। आज की डेट पे एक्सचेंज रेट $1 होती। आपको ये पता है कि भाई आज के दिन पे एक्सचेंज रेट है $1 आपको जो है 3 महीने बाद $1 करोड़ मिलने वाला है, $1 करोड़ मिलने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपको जो है डर किस बात का लगेगा, आपको जो है डर किस बात का लगेगा, आपको जो है बेसिकली डर किस बात का लगेगा कि भाई ये कहीं कहीं ये 3 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट है वो गिर ना जाए। आपको डर इस बात का लगेगा कि कहीं ये जो एक्सचेंज रेट है 3 महीने बाद गिर ना जाए। क्यों ऐसा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अप्रैल को जब आपको $1 करोड़ मिलेगा, जब $1 करोड़ मिलेगा, उस दिन पे अगर एक्सचेंज रेट $1 = 50 होगी, तो बेसिकली आपको जो है कम पैसा मिलेगा, रुपीज के बेसिस पे कम पैसा मिलेगा। आज के दिन पे आपको $1 का 80 रुपये मिल रहा है। अगर 3 महीने बाद, अगर जो है बेसिकली 3 महीने बाद रेट क्या हो गई, अगर जो है मोटा मोटा 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट गिर गई, तो उस केस में फिर आपको जो है कम पैसा मिलेगा, $1 का जो है आपको कम पैसा मिलेगा। तो आपको डर किस बात का लगेगा, डर आपको जो है इस बात का लगेगा कि भाई जो रेट है, कोई जो रेट है वो कहीं गिर ना जाए, वो जो रेट है वो कहीं गिर ना जाए। अच्छा, आज के दिन पे जो एक्सचेंज रेट है, आज के दिन पे जो आपकी एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली $1 इक्वल्स रुपीज के टर्म्स में नहीं दे रखी, कैसे टर्म्स में दे रखी है, ₹1 इक्वल्स डॉलर के टर्म्स में दे रखी है। आ जाओ, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, अपन जो है बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं कि आज के दिन पे ₹1 इक्वल्स टू डॉलर के टर्म्स में दे रखी है। अच्छा, समझाने के पर्पज से मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई ₹1 में कितने डॉलर हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ₹1 में $100 हैं, ₹1 में क्या है, $100 हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आज के दिन पे आपको जो है एक्सचेंज रेट इस तरह से दे रखी है, आज के दिन में आपको जो है एक्सचेंज रेट इस तरह से दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई $100 के बदले में आपको जो है क्या मिलेगा, $100 के बदले में आपको जो है ₹1 मिलेगा। अच्छा, आपको 3 महीने बाद, आपको जो है 3 महीने बाद बेसिकली $1 करोड़ मिलने वाला है, $1 करोड़ मिलने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपको डर किस बात का लगेगा, आपको जो है डर किस बात का लगेगा कि रेट बढ़ जाए या घट जाए, आपको डर किस बात का लगेगा कि भाई ये जो रेट है, ये जो रेट है कहीं बढ़ ना जाए, ये जो रेट है कहीं बढ़ ना जाए। आपको डर किस बात का लगेगा कि कहीं ये रेट बढ़ ना जाए। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो $100 के बदले में आपको ₹1 मिल रहा है, $100 के बदले में ₹1 मिल रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये रेट फ्यूचर में बढ़ जाती है, ये रेट फ्यूचर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस केस में $1000 के बदले में आपको ₹1 मिलेगा, मतलब आपको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि आपको तो डॉलर मिलने वाला है, आपको तो डॉलर मिलने वाला है। तो आपको डर किस बात का लगेगा, आपको जो डर इस बात का लगेगा कि भाई कहीं रेट बढ़ ना जाए, कहीं ये रेट बढ़ ना जाए। अच्छा, आप सुनो, आज के दिन पे एक्सचेंज रेट ये चल रही है, आपको जो है डॉलर मिलने वाला है, आपको जो है बेसिकली 3 महीने बाद डॉलर मिलने वाला है। आज के दिन पे आपको ये पता चल गया कि भाई इनको डर किस बात का लग रहा है, आपको जो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये रेट बढ़ ना जाए, फ्यूचर में कहीं ये रेट बढ़ ना जाए। तो आप क्या करना चाहते हो, आप जो है बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके हेजिंग करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके हेजिंग करना चाहते हो। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे हेजिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में बहुत डेप्थ में समझाया था, डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में मैंने क्या करा था, बहुत बहुत डेप्थ में समझाया था। प्लस जब मैंने IRRM वाला चैप्टर करा था, वहां पर भी अपन ने जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरह समझा था। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपको ये पता है कि भाई, आपको जो है ये पता है कि आपको 3 महीने बाद $1 करोड़ मिलने वाला है। आपको ये भी पता है कि भाई कहीं रेट बढ़ गई, कहीं रेट बढ़ गई तो क्या होगा, कहीं रेट बढ़ गई तो मुझे जो है नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हो, आप जो है बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके इसको हेज करना चाहते हो, आप जो है मोटा मोटा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके बेसिकली इसको हेज करना चाहते हो। अच्छा, आज के दिन पे आप फ्यूचर में ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन करोगे,
आज के दिन पे आप क्या करोगे, फ्यूचर में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन क्या करोगे कि भाई अगर फ्यूचर में रेट बढ़ जाती है तो आपको फायदा हो, तो आज क्या करोगे, फ्यूचर को बाय करोगे। आज क्या करोगे, फ्यूचर को बाय करोगे, ठीक है ना। तो आज जो है फ्यूचर को कम पे बाय करोगे। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जो है रेट, फ्यूचर में जो रेट है वो एक्चुअल में बढ़ जाती है, वो जो एक्चुअल में बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर को बेसिकली ज्यादा पे सेल कर दोगे। फ्यूचर को क्या करोगे, ज्यादा पे सेल कर दोगे, तो आपको क्या होगा, आपको जो है बेसिकली मोटा मोटा फ्यूचर से प्रॉफिट होगा। तो अगर फ्यूचर में कहीं रेट अगर बढ़ जाती है, फ्यूचर में अगर कहीं रेट बढ़ जाती है, तो बेसिकली आपको जो है इधर तो नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। फ्यूचर में मोटा मोटा क्या होगा, बेसिकली आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा आप सुनो, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इतनी बात तो जो है आपको समझ में आ गई होगी कि भाई आज के दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर को बाय करना पड़ेगा। फ्यूचर को जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। अच्छा अगर क्या होती है रेट, अगर रेट जो है रेट बढ़ जाती है, तो मुझे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, फ्यूचर को ज्यादा पे सेल कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, फ्यूचर को ज्यादा पे सेल कर दूंगा। अब सुनो, आज के दिन पे आपने क्या करा, आज के दिन पे आपने जो है 3 महीने का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा। आज के दिन पे जो है आपने क्या करा, 3 महीने का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा। इसका मतलब क्या है, 1 रुपीज इक्वल्स टू, ठीक है ना, 0.016118, ठीक है ना। आज के दिन पे आपने क्या करा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आज के दिन पे आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करा कि 3 महीने बाद आप क्या करोगे, आपने जो है बेसिकली एक कॉन्टैक्ट करा कि 3 महीने बाद जो है बेसिकली 1 रुपए को बाय करोगे। आप जो है क्या करोगे, 1 रुपीज को बाय करोगे। 1 रुपीज को बाय करोगे कितने डॉलर पे, 1 रुपीज को बाय करोगे इतने डॉलर पे। इतनी बात समझ में आई। अपन क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को बाय कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को बाय कर रहे हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, आपने आज के दिन पे कॉन्टैक्ट करा है फ्यूचर को बाय करने का, फ्यूचर को बाय करने का आपने क्या करा है, कॉन्टैक्ट करा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आज के दिन पे आपने कॉन्टैक्ट करा किसी पर्सन के साथ कि 3 महीने बाद आप क्या करोगे, आप जो है 1 रुपया इतने डॉलर पे खरीदोगे। 1 रुपया इतने डॉलर पे क्या करोगे, खरीदोगे। अच्छा आपने ऐसा क्यों करा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर में क्या हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। तो लेट अस सपोज कि भाई फ्यूचर में एक्चुअल में रेट बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली 3 महीने बाद 1 रुपया इतने डॉलर पे परचेस करोगे, और फिर 1 रुपये को जो है बेसिकली जितनी भी रेट होगी, जितनी भी रेट होगी मार्केट में उस पर बेच दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, आज के दिन पे आपने फ्यूचर कॉन्टैक्ट कर लिया, आज के दिन पे आपने क्या करा, फ्यूचर को बाय कर लिया। अच्छा फ्यूचर को किस रेट पे बाय करा है वो अपने को समझ में आ गया, फ्यूचर को जो है किस रेट पे बाय करा है वो जो है अपने को समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो है बेसिकली फ्यूचर को बाय करा है। मैंने क्या करा है, फ्यूचर को बाय करा है। मुझे ये लोग कह रहे हैं, मुझे जो है ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे जो है ये लोग कह रहे हैं कि मोटा मोटा आपको जो है बेसिकली जो आपकी मैच्योरिटी है, उस पे फ्यूचर का रेट दे रखा है। मैच्योरिटी पे जो है फ्यूचर का रेट दे रखा है, कितना है देखो ये रहा। मैच्योरिटी पे आपको जो है फ्यूचर का रेट दे रखा है 1 रुपीज इक्वल्स टू 0.016134 डॉलर। तो देखो 3 महीने बाद की रेट क्या है, 3 महीने बाद की रेट है ठीक है ना, 0.016314 डॉलर। तो आज के दिन पे आपने कॉन्टैक्ट करा था कि भाई आप 3 महीने बाद क्या करोगे, 1 रुपए को इतने डॉलर पे खरीदोगे। 3 महीने बाद मार्केट में क्या चल रही है, 3 महीने बाद मार्केट में जो रेट है, 3 महीने बाद जो है मार्केट में रेट कितनी चल रही है, मार्केट में जो है रेट ये चल रही है। तो आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली 1 रुपया, आप जो है 1 रुपया इस रेट पे परचेस करोगे। 1 रुपया इतने डॉलर पे परचेस करोगे, और इसी 1 रुपये को जो है बेसिकली इतने डॉलर पे सेल कर दोगे, तो आपको जो है फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, आ जाओ देखते हैं। अपने को जो है मोटा मोटा कितना फायदा होगा बताओ, अपने को जो है मोटा मोटा कितना फायदा होगा, 1 रुपये पे कितना फायदा होगा बताना आप। तो अपन क्या करेंगे, 0.016314 लेस 0.016118, तो बेसिकली फायदा निकालते हैं, आ जाओ अपन जो है इसका फायदा निकालते हैं। तो 0.016314 लेस पॉइंट, ठीक है ना, 0.16118। तो आपको ये पता चला कि भाई आपको जो है 1 रुपये पे, आपको जो है बेसिकली 1 रुपये पे कितने का फायदा हो रहा है, 0.000196 डॉलर का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब सुनो, आपने फ्यूचर कॉन्टैक्ट करा था बाय करने का, मैच्योरिटी पे जो रेट है वो कितनी हो गई, मैच्योरिटी पे रेट जो है बढ़ गई, मैच्योरिटी पे जो है क्या हुई, रेट बढ़ गई। मैच्योरिटी पे जो है बेसिकली रेट बढ़ गई, तो आपने क्या करा, 1 रुपये को इतने पे बाय करा और 1 रुपये को इतने पे सेल कर दिया। मतलब 1 रुपये पे आपको जो है इतना इतना फायदा होगा, 1 रुपये पे क्या होगा, इतना फायदा होगा। अब सुनो, जब आपने फ्यूचर को बाय करा होगा, जब आपने क्या करा होगा, फ्यूचर को बाय करा होगा, तो बेसिकली कितने कॉन्टैक्ट करा होगा भाई, आप सीधी सी बात यह है कि भाई आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो है बेसिकली 1 करोड़, आपको जो है मोटा मोटा 1 करोड़ डॉलर मिलने वाला है। आपको क्या मिलने वाला है, 1 करोड़ डॉलर मिलने वाला है। तो बेसिकली आप ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें क्या, अपन जो है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालें क्या। इन लोगों ने देखो क्या दे रखा है, सेलर क्या बोलता है, सेलर ये बोलता है कि देखो मैं जो है छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, अगर आपको जो है मेरे साथ फ्यूचर में कोई कॉन्टैक्ट करना है, तो मिनिमम 24 लाख का करना पड़ेगा। मिनिमम क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो है 2 करोड़ 48 लाख, मिनिमम जो है 2 करोड़ 48 लाख 16,975 का करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, सेलर ने बोल दिया कि भाई मैं क्या करूंगा, मिनिमम इतने रुपीस का कॉन्टैक्ट करूंगा। मुझे जो है बेसिकली कॉन्टैक्ट कितने का करना है, मुझे जो है बेसिकली कॉन्टैक्ट करना है 1 करोड़ डॉलर का। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई 1 करोड़ डॉलर को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ डॉलर को जो है मोटा मोटा 1 करोड़ डॉलर को जो है मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकता हूँ ना। अच्छा मैंने आपको करेंसी ऑप्शन में भी समझाया था, देखो ये रहा, मैंने जो है आपको करेंसी ऑप्शन में भी समझाया था कि जहां पर
जहां पर भी एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉट साइज करेंसी, उस केस में आप क्या करते हो, जो आपका इनवॉइस अमाउंट है उसको क्या करते हो, उसको जो है लॉट साइज की करेंसी में कन्वर्ट करते हो यूजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ द ऑप्शन, यूजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ द ऑप्शन। यहां पर क्या होगा, यहां पर मोटा मोटा ये जो इनवॉइस अमाउंट की करेंसी है, ये जो इनवॉइस अमाउंट की करेंसी है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे लॉट साइज की करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो किस रेट से कन्वर्ट करूंगा, जिस रेट से आपने क्या करा है, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करा है। तो आज आपने क्या करा है, आज आपने बेसिकली एक रुपये इक्वल्स टू $0.016118, ठीक है ना, इतने रेट का आपने क्या करा है, फ्यूचर बाई करा है। तो मैं क्या करूंगा, इस रेट से इस डॉलर को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ डिवाइड बाय दिस डॉलर। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है बेसिकली ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो है इनवॉइस अमाउंट का रुपीज में क्या वैल्यू है। देखो ये रहा, 1 करोड़ को क्या करोगे, 1 करोड़ को बेसिकली 1 करोड़ को डिवाइड करोगे किससे, 1 करोड़ को डिवाइड करोगे 0.016118 से। तो देखो ये रहा, 1 करोड़ को मैंने क्या करा, 1 करोड़ को मैंने डिवाइड करा किससे, 1 करोड़ को मैंने क्या करा, डिवाइड करा 0.016118 से, राइट। अच्छा, ये तो मुझे क्या मिल गया, इनवॉइस अमाउंट मिल गया रुपीज में। इसको मैंने क्या करा, लॉट साइज से डिवाइड करा, इसको मैंने क्या करा, लॉट साइज से डिवाइड करा। तो मेरे जो है नंबर ऑफ लॉट्स कितने निकल के आए, आपके जो है नंबर ऑफ लॉट्स निकल के आए कितने के, नंबर ऑफ लॉट्स निकल के आए 25 के। नंबर ऑफ लॉट्स से कितने निकल के आए, 25। तो आपने क्या करा है, 25 कॉन्टेक्ट्स कराए। आपने क्या करा है, आज की डेट पे 25 क्या करे हैं, कॉन्टेक्ट्स करे हैं। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। आपको मैच्योरिटी पे क्या पता चला, मैच्योरिटी पे जो है आपको ये पता चला कि भाई एक रुपये पे आपको जो है इतने डॉलर का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 1 रुपये पे आपको जो है इतने डॉलर का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अपने कॉन्टेक्ट कितना करा है, आपने कॉन्टेक्ट करा है 25, आपने करे 25 कॉन्टेक्ट। आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली 25 कॉन्टेक्ट करे हैं। देखो ये रहा, आपने क्या करा है, 25 कॉन्टेक्ट करा है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ 48 लाख 2 करोड़ 48 लाख 16,975। अच्छा, तो बेसिकली मोटा मोटा आपको ये पता चल गया कि भाई आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपीस का करा है। अच्छा, एक रुपीस पे आपको जो है फायदा इतने डॉलर का हो रहा है, एक रुपीस पे आपको जो है फायदा इतने डॉलर का हो रहा है। तो मुझे जो है टोटल अपना फायदा निकालना है। तो देखो मैंने क्या करा, जो भी आपका रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट था, उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने जो है बेसिकली पॉइंट जो भी ये 0096 आ रहा था, जो भी बेसिकली ये .00 क्या रहा था, ये .000196 आ रहा था। तो मुझे जो है बेसिकली क्या करना है, फायदा निकालना है। तो 1 रुपये पे इतने डॉलर का फायदा हो रहा है, 1 रुपये पे इतने डॉलर का फायदा हो रहा है। तो देखो ये रहा फायदा, इस फायदे को मैंने मल्टीप्लाई करा टोटल रुपीस से। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे जो है टोटल अमाउंट ऑफ फायदा मिल गया, ठीक है ना। तो मुझे डॉलर में पता चल गया कि मुझे डॉलर में कितना फायदा हुआ है, मुझे जो है डॉलर में कितना फायदा हुआ ये आपको पता चल गया, राइट। तो डॉलर में कितना फायदा हुआ ये आपको पता चल गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैच्योरिटी पे आपको जो है बेसिकली इतने डॉलर का फायदा हुआ है, अभी जो फायदा हुआ है डॉलर में हुआ है, इसको जो है क्या करोगे, इसको जो रुपीस में कन्वर्ट करोगे। तो सीधी सी बात है, देखो मैच्योरिटी पे जो स्पॉट रेट दे रखी है, वो कितनी है, ये रही मैच्योरिटी पे स्पॉट रेट रखी है 1 रुपीज इक्वल्स टू, ठीक है ना, 1 रुपीज इक्वल्स टू $0.016136 $0.016136। तो बेसिकली मैच्योरिटी पे आपको जो है एक्सचेंज रेट कितनी दे रखी है, 1 रुपीज इक्वल्स टू इतने डॉलर। अच्छा, आपको बताया कि भाई मैच्योरिटी पे आपको जो है फायदा पता चल गया, मैच्योरिटी पे जो है आपको फायदा पता चल गया। तो इस जो डॉलर है, इस डॉलर को क्या करोगे, इस डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करोगे। किस रेट से कन्वर्ट करोगे, इसी रेट से कन्वर्ट करोगे, स्पॉट में जो रेट दे रखी है, तो बेसिकली मैच्योरिटी पे आपको जो है डॉलर में पता चल गया। भाई आपको पता है कि भाई 1 रुपये में इतने डॉलर का फायदा हुआ है। फिर आपने देखा कि भाई आपको टोटल फायदा कितना हुआ है। अभी जो टोटल फायदा हुआ है तो डॉलर में हुआ है ना, इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे। तो रुपीस में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, हम ये देखेंगे कि भाई उस दिन पे एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। तो मैंने क्या करा, देखो उस दिन की एक्सचेंज रेट से जो है फायदा निकाला, और मेरा फायदा कितना निकल के आया, अगर आप देखोगे तो आपका फायदा निकल के आ गया 6,15,195 का क्या निकल के आया, 6,15,195 का आपको जो है बेसिकली फायदा निकल के आया। तो मोटा मोटा 3 महीने बाद आपको जो है 1 करोड़ क्या मिलने वाले हैं, 1 करोड़ डॉलर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको डर लग रहा था कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं बढ़ ना जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए। आपको ये डर लग रहा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं बढ़ ना जाए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए, इसका आपको डर लग रहा था, इसलिए आपने क्या करा, इसलिए जो है बेसिकली आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या करा था, बाय करा था। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, तो उससे होगा ये कि भाई सीधी सी बात ये कि भाई आपको जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना फायदा होगा मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब सीधी सी बात है, मैच्योरिटी पे जो आपको 1 करोड़ डॉलर मिलेंगे, उसको क्या करोगे, उस दिन की जो स्पॉट रेट चल रही है उससे कन्वर्ट करोगे, उस दिन की स्पॉट रेट से क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो देखो ये रहा, जो मुझे 1 करोड़ डॉलर मिले हैं, उसको मैंने क्या करा, उस दिन की रेट से कन्वर्ट करा। तो जो है मेरा रुपीस में कितना अमाउंट निकल के आया, अगर आप देखोगे आपका जो है रुपीस में अमाउंट कितना निकल के आएगा, 6 करोड़ 19 लाख, कितना है ये, 61 करोड़ 97 लाख 32,276। तो मोटा मोटा जो आपको 1 करोड़ डॉलर मिलने वाले थे,
3 महीने बाद, ठीक है ना, वो आपको मिल गए थे, तो आपने क्या करा, उस दिन की एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करा। तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि भाई जो भी मुझे $1 करोड़ मिलने वाले हैं, ठीक है, या मिल गए हैं, उसका जो है रुपीज अमाउंट कितना है, प्लस आपने ये देखा, प्लस आपने जो है ये देखा कि भाई जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो है प्रॉफिट कितना हुआ है। अच्छा, अब एक और चीज समझना, अब जो है आप एक और चीज समझना, जब भी आप क्या करते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो मैंने आपको जो है डेरिवेटिव्स में समझाया भी था कि भाई आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है, आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल मार्जिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे ये कह रखा है कि भाई अगर आप क्या करते हो, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको जो है 22,500 का क्या करना पड़ेगा, मार्जिन जमा कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका फॉरेक्स होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका फॉरेक्स होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पर जो मार्जिन दे रखा होता है ना आपको, यहाँ पर जो आपको मार्जिन दे रखा होता है वो हमेशा पर लॉट का दे रखा होता है। देखो ये रहा, इन क्वेश्चन मार्जिन जो भी है, मार्जिन जो भी दे रखा होगा वो आपको पर लॉट का दे रखा होगा, पर लॉट का दे रखा होगा। अपने क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अपने क्वेश्चन में 22,500 आपको जो है इनिशियल मार्जिन दे रखा है, लेकिन ये पर लॉट है। आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने करे थे, देखो आपका जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 25। तो बेसिकली एक लॉट का सिक्योरिटी डिपॉजिट है 22,500। आपने जो है टोटल लॉट कितने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, आपने जो है बेसिकली 25 कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 22,500 इंटू 25 करूंगा, तो ये मेरा जो है क्या निकल के आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट निकल के आ जाएगा। तो 22,500 इंटू 25 करोगे तो 5,62,500, 5,62,500 का आपको क्या करना पड़ेगा, 5,62,500 का आपको जो है इनिशियली मतलब जनवरी 1 पे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, जो मैच्योरिटी पे आपको रिफंड कर दिया जाता है, मैच्योरिटी पे आपको जो है बेसिकली रिफंड कर दिया जाता है। अब सुनो, आज के दिन पे आपने क्या करा, आज के दिन पे आपने 5,62,500 का क्या करा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया। मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी कहां पर है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो मैच्योरिटी है उसमें क्या होगा, आपको जो है रिफंड कर दिया जाएगा, ये जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात ये है, जब आपने इनिशियली मार्जिन जमा कराया तब आपके पास जो है पैसा नहीं होगा, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपने जो है 5,62,500 जो है बैंक से क्या करा होगा, बोरो करा होगा, बैंक से क्या करा होगा, बोरो करा होगा। तो बेसिकली ये जो 3 महीने का है ना, ये 3 महीने का आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, बैंक को। तो 5,62,500 को जो है आपने क्या करा होगा, बैंक से बोरो करा होगा। किस रेट से बोरो करा होगा, आपने जो है 7% की जो है इंटरेस्ट रेट से बोरो करा होगा। तो देखो ये रहा 5,62,500 इंटू 7%, अच्छा इंटू 3/12, तो बेसिकली आपका जो है इंटरेस्ट कॉस्ट कितना निकल के आया, आपका जो है इंटरेस्ट कॉस्ट निकल के आया 9844। तो मोटा मोटा आपने जो भी क्या करा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा था, आपने जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा था उसमें आपका जो डॉलर है, आपका जो भी $1 करोड़ है उसको आपने कन्वर्ट कराया, तो बेसिकली आपको जो इतना पैसा मिला। आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा था उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें आपको इतना पैसा मिला। लेकिन जो आपने क्या करा, इंटरेस्ट पे करा, जो आपने जो है इंटरेस्ट पे करा वो आपकी जेब से गया, तो आपको नेट पैसा कितना मिला, आपको जो नेट पैसा मिला 62 करोड़, ठीक है ना, 62,3,37,627 का जो बेसिकली क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनफ्लो हुआ। तो आपको जो है पूरा का पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो है आपका पूरा का पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता तो मेरा जो है टोटल इन्फ्लो कितना होता, अगर मैं कुछ भी नहीं करता, अगर मैं जो है कुछ भी नहीं करता तो मेरा इन्फो कितना होता। तो आपको जो है बेसिकली देखो तीनों में आपको जो है इन्फो निकल के आ गया, तीनों में जो है आपको इन्फो निकल के आ गया। फिर आप देख सकते हो कि भाई किसमें जो है आपका इन्फ्लो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर जो आपका इन्फ्लो है वो सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट एडवांटेजेस ऑप्शन क्या होगा, आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस एग्जांपल को कराने का मेरा पर्पस ये था ताकि आपको जो है बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि भाई किस तरह से चीजें वर्क करती है। अब आ जाते हैं अपन देखो ये रहा करेंसी फ्यूचर्स पे। देखो ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और जो क्वेश्चन में आपको मार्जिन दे रखा होगा, क्वेश्चन में जो आपको मार्जिन दे रखा होगा वो पर लॉट का दे रखा होगा। अच्छा, मैच्योरिटी पे क्या करोगे भाई, मैच्योरिटी पे सीधी सी बात है, जो भी मेरा एक्चुअल में पैसा मिलने वाला है, देखो क्या देखा है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्सपोजर करेंसी एट स्पॉट मैच्योरिटी डेट। तो बेसिकली अपने केस में जो भी आपको $1 करोड़ मिलने वाला था उसको आपने क्या करा, उस दिन की रेट से कन्वर्ट करके क्या करा, उस दिन की रेट से कन्वर्ट करके अपना जो है इन्फो निकाला। इसके साथ क्या करा आपने, इसके साथ आपने जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। फिर तीसरा आपने क्या करा कि जो भी आपने इनिशियली मार्जिन जमा कराया था, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, तो इनको इन सबका टोटल कर दोगे तो आपको जो है नेट अमाउंट रिसीव्ड या पेड आ जाएगा एट मैच्योरिटी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको निकालना सिखा दिया। कैसे बताया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने केस में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने थे 25। लॉट साइज कितना था, लॉट साइज देखो ये रहा, लॉट साइज था आपका 2,48,16,975 का। इंटू मैंने क्या करा, इंटू देखो क्या करोगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू लॉट साइज इंटू डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आपने इनिशियली कितने पे कॉन्ट्रैक्ट करा था, इतने पे कॉन्ट्रैक्ट करा था। अच्छा, मैच्योरिटी प्राइस क्या चल रहा है, दिस चल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। देखो वही चीज है भाई, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रेट ऑफ फ्यूचर्स एंड मैच्योरिटी। तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकलेंगे, इनवॉइस अमाउंट अपॉन लॉट साइज। और इसमें क्या करना है, आपको जो है फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, इसमें क्या करोगे, फ्रैक्शन को इग्नोर करोगे। तो करेंसी में क्या होता है,
करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है भैया, आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को इग्नोर करते हो, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसके लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन फ्यूचर्स में आपको जो है कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स में जो भी आपका डेसिमल पार्ट है उसको आप क्या करना, उसको जो है इग्नोर कर देना। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है, अगर एक्सपोजर अमाउंट करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉट साइज करेंसी, अगर इनवॉइस अमाउंट का करेंसी और लॉट साइज का करेंसी डिफरेंट है तो उस केस में कन्वर्ट करना एक्सपोजर अमाउंट इनटू लॉट साइज करेंसी यूजिंग स्पॉट डेट ऑफ करेंसी फ्यूचर्स। तो अपने केस में यही था ना, अपने केस में यही तो था कि जो आपका इनवॉइस अमाउंट का करेंसी वो डॉलर में है, जो फ्यूचर का बेसिकली क्या दे रखा है, जो बेसिकली फ्यूचर का आपको बेसिकली फ्यूचर का करेंसी दे रखा है वो क्या है, रुपीज है। फ्यूचर का करेंसी क्या दे रखा है, रुपीज दे रखा है। अच्छा, जो आपका लॉट साइज है वो भी रुपीज में है। तो ये इनवॉइस अमाउंट और जो लॉट साइज का करेंसी है वो डिफरेंट है। तो मैंने क्या करा, ये जो इनवॉइस अमाउंट है इसको मैंने क्या करा, जो भी स्पॉट रेट ऑफ फ्यूचर है, जिस रेट से मैंने क्या करा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करा है उससे कन्वर्ट करके इसको जो है बेसिकली मैंने रुपीज में कन्वर्ट करा था। तो मैंने क्या करा था, 1 करोड़ डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करा था इस रेट से। 1 करोड़ डॉलर को मैंने क्या करा था, रुपीज में कन्वर्ट करा था इस रेट से। तो वही चीज इधर ले रखी है, वही चीज इन लोगों ने इधर दे रखी है कि भाई अगर एक्सपोजर अमाउंट करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉट साइज करेंसी देन कन्वर्ट एक्सपोजर अमाउंट इनटू लॉट साइज करेंसी यूजिंग स्पॉट डेट ऑफ करेंसी फ्यूचर्स। डन। अच्छा, हेजिंग यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स, मैंने आपको बताया कि भाई आपको फ्यूचर खरीदना है फ्यूचर बेचना है, किस पे डिपेंड करता है, देखो ये रहा भाई, डिसाइड वेदर द करेंसी फ्यूचर इज टू बी बॉट और सोल्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द करेंसी इन विच द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन। तो अपने केस में अगर आप देखोगे जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे दे रखा था, 1 रुपीज इक्वल्स टू डॉलर करके दे रखा था, 1 रुपीज इक्वल्स टू डॉलर करके दे रखा था। तो मुझे डर किस बात का लगेगा, डर इस बात का लगेगा कि भाई प्राइस कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए मैंने क्या करा, फ्यूचर को बाय कर लिया। तो इधर इन लोगों ने देखो वही चीज दे रखी है,